हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी जो है एकदम ठीक ठाक बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं यूपीएससी 2013 का जो पेपर हुआ था उसमें कंप्रहेंशन की क्या दशा रही उसे देखेंगे। और इसी प्रकार इसी क्रम में हम जो है आगे के जो सिविल सर्विसेज के पेपर हुए हैं उस पर जो है बात करेंगे। कंप्रहेंशन परिच्छेद मैं आज कराने वाला हूँ। घबराने की इसमें ज़रूरत है नहीं। जैसा आप लोगों ने टेम्पलेट देखकर वीडियो पर जो है क्लिक किया होगा, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने जो है इस पर जो है वीडियो पर क्लिक किया, आप यहाँ तक आए। और मैं कोशिश करूँगा आपकी तलाश कि कैसे कंप्रहेंशन को आसानी से सॉल्व किया जाए, इसे मैं यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी इस समस्या का समाधान मैं कर सकूं कि आप कैसे कंप्रहेंशन को आसानी से कर सकते हैं। कंप्रहेंशन परिच्छेद 2013 से जब से यूपीएससी में ये पेपर लगा सी सेट का, तभी से पूछा जा रहा है। हालांकि आज मैं सिर्फ कंप्रहेंशन पे बात करूँगा, लेकिन चिंता नहीं है, मैं पूरा पेपर जो है सॉल्व कराऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक का डीएनए मिल जाए, जिससे आप जो है आसानी से इस परीक्षा के पैटर्न को आराम से समझ पाएँ और इस परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो कंप्रहेंशन पे चर्चा आज होनी है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक छोटी सी सीरीज़ चला रखी है आप लोगों के लिए, जिससे आर्टिकल्स पर नज़र रखना आपके लिए आसान होगा। 20 सेकंड्स के शॉर्ट्स मैंने उस पर जो है चैनल पे अपलोड करा दिए हैं, तो आप लोग उसे भी थोड़ा सा जो है देखें, तो आप लोगों को हम उसको जो है आर्टिकल्स में फ़ायदा होगा और आपका एक ओवरव्यू जो है उस पर बन जाएगा कि किस तरीके से आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। और मैं कोशिश करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं उस पर अपलोड करा सकूँ उसी फॉर्मेट में, क्योंकि वो बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग आराम से उसको शॉर्ट्स को देखते हुए जो है अपने जो है आंसर को दे सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिटी टैब वाला जो ऑप्शन है यूट्यूब में, आप उसका आनंद लीजिए। वहाँ पे डेली क्विज़ चल रहा है, मैं पर डे एक क्वेश्चन उस पर अपलोड कराता हूँ, तो आप लोग उसका थोड़ा सा आनंद लीजिए। हर चीज़ पर आपकी नज़र रहेगी, उतना ही पेपर में आपको जो है फ़ायदा होगा, चाहे फिर क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए। ठीक है, चलिए आज कंप्रहेंशन पर बात करेंगे। और जो है मैं आपके लिए कंप्रहेंशन को एकदम आसान बनाने वाला हूँ। नज़र आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहे, जो भी आप अपने मोबाइल पर देख रहे हो, लैपटॉप पर देख रहे हो। आप सभी का वर्ल्ड बुक अकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग परिच्छेद पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ लाइनें मैंने यहाँ आपको दिखा रखी होंगी, साइड में आप देख रहे हैं, मैंने टिक कर दिया है। ये वो लाइनें हैं जो किसी भी परिच्छेद में प्रश्न पूछने से पहले सबसे ऊपर आपको दिखाई दे जाएंगी कि पूछा क्या जाना है। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रेशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। एक कंप्रहेंशन दिया होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी लाइन लिखी हुई है, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। यहाँ तक ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है नो आउटर नॉलेज। तो आपको क्या करना है कि आउटर नॉलेज को आप जो है इग्नोर मारेंगे। आउटर नॉलेज आपको इस्तेमाल नहीं करनी होगी, क्योंकि वो पूछ रहा है बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। सर्वाधिक प्रतिबिंब निहितार्थ कौन सा है, आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा, कंप्रहेंशन में ही देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगली लाइन आप देख रहे हैं, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। तो सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत संदेश जो लेखक ने उस पैसेज में छोड़ा है, उस कंप्रहेंशन में आपके लिए छोड़ा है, वो आपको पहचानना होगा। तो इन लाइनों को यहाँ लगाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको कंप्रहेंशन का डीएनए देना चाहता हूँ। डीएनए कैसे कि आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको पहले से पता हो कि पूछने क्या वाला है। बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज। परिच्छेद या जो परिच्छेद है आपका, उसका सर्वोत्तम मर्म क्या है, जो क्रक्स है, जो मैसेज है, जो उसका निचोड़ है, वो उस पैसेज का निचोड़ आखिर है क्या। तो क्रक्स ऑफ द पैसेज जो है आपको उसमें पहचानना पड़ेगा, जो कि आपको कंप्रीहेंशन में दिखाई देगा।
उसके बाद एक और लाइन आपको दिखाई दे रही है जो कि बेस्ट इम्प्लाइज द मोस्ट रेशनल अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। फ्रॉम पैसेज है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना इसमें। तार्किक है, पूर्व धारणा को सर्वोत्तम रूप से जो है परिलक्षित करता है। आंसर आपको परिच्छेद में मिलेगा। आपको इसमें भी क्या करना है, आउटर नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करना, अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि हम लोग बचते रहते हैं कि यार परिच्छेद में पढ़ने के लिए एक तो समय चाहिए, आपकी कंप्रिहेंशन स्पीड को जो है समझना और उसको जो पढ़ने की जो स्पीड है आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आशा कर रहा हूँ न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम हो आप उससे पढ़िए, कोई परेशानी उससे आपको नहीं है। क्वेश्चन दोनों में आपको दिखाई देता है, पेपर दोनों में पूछा जाता है, तो आपको जो है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या है, द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज। आउटर नॉलेज आपने जो है इसमें भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो पूछ रहा क्या रहा है वहाँ पर आपको परिचय दिखाई दे रहा है लेकिन वो परिच्छेद है। मैं क्षमा चाहता हूँ, नीचे वाली लाइन में देखिए आप, ऊपर से थर्ड सही लिखा हुआ है। परिच्छेद परिच्छेद द्वारा व्यक्त युक्त अनुमान को सर्वोत्तम रूप में जो है प्रदर्शित करता है। इस तरीके से हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल, मैं क्या आयोग भी इसमें समस्या उत्पन्न कर जाता है, वो भी आपको जो है कभी कभी सही हिंदी नहीं दे पाता। मैं भी हिंदी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे मैसेज को समझने का प्रयास करिएगा। और अंग्रेजी आपकी जो है सदा सहायक है और मैंने इसमें डाली हुई है, तो आप इंग्लिश पर जो है ज़्यादा ध्यान दें, हिंदी पर थोड़ा कम भी देंगे चलेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है दोनों में देख लें, क्योंकि हिंदी वालों विद्यार्थियों को अक्सर इसमें समस्या देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलो। सर्वाधिक युक्त और तर्कसंगत निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। आप एक बात समझ के चलिएगा, जहाँ मैंने आउटर नॉलेज अगर कहीं नहीं भी लिखा लेकिन वो पूछ रहा है कन्वेड बाय द ऑथर या कन्वेड बाय द पैसेज, तो वहाँ आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। जो भी मैसेज निकलेगा, जो भी क्रक्स आना है, वो क्या कहाँ से आना है, परीक्षा से ही आना है। बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस। परिच्छेद द्वारा निर्मित हो सकने वाले सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत अनुमान। इसमें ये अनुमान लगाना है कि क्या इसमें सही हो सकता है। आप परिच्छेद को पढ़ेंगे, आप कंप्रिहेंशन को रीड करेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन को देखेंगे, परिच्छेद पे जो भी पूछा गया है उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे और अपने ऑप्शन को फिल करेंगे। बेस्ड ऑन पैसेज अजम्पशन, पूर्व धारणाएं दे रखी होंगी, उसी में से आपको पहचानना है कि क्या पूर्ण धारणाएं इसमें बन सकती हैं। जो भी अजम्पशन होगी आपको क्लिक करना पड़ेगा। कैसे लगेगी मैं लगवाऊंगा, आपको टेंशन उसको लेने की ज़रूरत है नहीं। बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सॉल्यूशन दैट आर इम्प्लाइड, और परिच्छेद में निहित हलों का सर्वोत्तम रूप। इसको इग्नोर मारिए, मैं बार बार इससे मैं भी परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि परिच्छेद है ये और गलत लिख रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके लिए समस्या होगी, ठीक है, इग्नोर करिएगा उसे। मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट्स एज टू वॉट द ऑथर ऑफ द पैसेज इंटेंट्स टू से, मतलब इंटेंशन क्या है उस पैसेज का, उस ऑथर का जिसने उसको किसको परिच्छेद को लिखा है। ठीक है, एक और लाइन है जो कि बड़ी पेचीदा होती है, वो होती है कॉरोलरी सिचुएशन एंड ऑप्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी स्थिति या कथन जो अन्य स्थिति या कथन का स्वाभाविक या प्रत्यक्ष परिणाम है। ठीक है, मतलब कुछ मिलता जुलता होगा, क्या मिलता जुलता होगा मैं बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बस इतना मानिए। कॉरोलरी सिचुएशन और ऑप्शन वाला जो आपको जो लाइन दिखाई दे रही है उसमें क्या है, या तो कंक्लूजन दे रखा होगा, या कोई परमिशन दे रखी होगी, या कोई ऐसा इशू होगा जो उस पूरे जो कंप्रिहेंशन का जो निचोड़ होगा वो क्या हो सकता है। कॉरोलरी में आपको जो मेन चीज़ देखने को मिलेगी वो ये होगा, क्या होगा कि स्थिति और कथन जो होंगे वो कई सारे हो सकते हैं। कई सारे हो सकते हैं, मतलब ये है कि होगा एक ही लेकिन उसके रूप इतने होंगे कि आपको जो है कंफ्यूजन में डालेंगे कि कौन सा जो है सही है। तो आपको जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो दो स्लाइड हैं आपको, एक ये वाली और उसके बाद ये वाली स्लाइड जो है, आपको जो है थोड़ी सी रट जानी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो लिख लीजिए, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी
आसानी से आपको जो है याद हो जाएगा। और एक खुशी की बात और बता दूं कि 2013 का जो पेपर है मैंने देखा है उसमें इसमें से आपकी एक भी लाइन काम आने वाली नहीं है। एक दो आएंगी लेकिन उसका भी कोई खास विशेष महत्व उस तरीके से है नहीं, क्योंकि पेपर क्या है 2013 का है। और ये जो लाइनें जो आपको देखने को मिल रही हैं ये 2022-23 के पेपर के मतलब की हैं, जो इस समय सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से पूछी जा रही हैं। आपको 2013 में इस तरीके की लाइनें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि उस समय में इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जा रहे थे। उस समय क्या था कि कंप्रिहेंशन इतना मुश्किल था नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर था और शी सेट का पेपर तभी तभी ताज़ा ताज़ा लगा था। तो आयोग ने भी एक साल उसको ट्राई किया कि किस तरीके से पेपर बनाना चाहिए। तो आयोग ने उस पेपर को बनाया, लेकिन आयोग ने धीरे धीरे उस पेपर को इतना टफ कर दिया कि आज हमें इन लाइनों का सहारा लेकर ही कंप्रिहेंशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसके बिना कंप्रिहेंशन को केवल पढ़ सकते हैं, हम उसे छू नहीं सकते। उसकी जो मैसेज है, जो क्रक्स है, जो भी पूछा जा रहा है, हम उसे ठीक तरीके से बता नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ मुश्किल से ये जो है 12-15 लाइनें होंगी, आप जो है इन्हें सॉरी इन्हें आसानी से रटिए, इन्हें याद करिए, कुछ भी करिए पर इन्हें रटिए, क्योंकि आप आज में देखिए कम से कम 27 क्वेश्चन कंप्रिहेंशन से ही आ जाते हैं, और लगभग पास करने के लिए भी आपको 28 क्वेश्चन के लगभग चाहिए होता है। 28 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, आप सेफ जोन में चले जाते हैं बिना किसी नेगेटिव मार्किंग में। तो अकेला दम रखता है आपको जो है पास कराने का, लेकिन केवल इसी के सहारे नहीं जा सकते, क्योंकि मैं भी कितनी भी कोशिश करूँ, हो सकता है शायद मुझसे भी एक दो कंप्रिहेंशन गलत हो जाए। कभी कभी क्या करता है कि आयोग जो है अपनी आंसर की जब निकालता है तो कुछ का कुछ आता है आंसर की में, हमारा आंसर कुछ और होता है। और क्या करते हैं टीचर्स भी, जब भी कभी आंसर की बनानी होती है तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ टीचर को भी डाउट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वेट करते हैं कि आयोग अपनी आंसर की जारी करे तो हम उसमें कुछ देख सकें, लेकिन आयोग ऐसा नहीं करता। तो ये विडंबना है कि बनी रहती है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही था और क्या था, आयोग ने क्या किया, बिल्कुल खुल के बात सामने नहीं आ पाती। छोड़िए उस चीज़ को, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा हम अपने कंप्रिहेंशन पर अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। आपसे निवेदन है इन लाइनों को आप रट लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, जो भी आप चाहते हैं आप करिए क्योंकि सीसेट पेपर में कंप्रिहेंशन जान डाल देगा। अगर आप इसे समझ गए तो आपके स्कोर को इन्हेंस करने में काफ़ी मदद होगी। ठीक है, तो 2013 के कंप्रिहेंशन की कटिंग्स मैंने यहाँ आपके लिए सेट करी है, तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, और ये है परिच्छेद 1 आपके सामने, कंप्रिहेंशन 1 है। तो इसको आपको सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं नहीं बोल रहा कि आप सीधे कंप्रिहेंशन को पढ़िए, आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोल रहा है उपर्युक्त परिच्छेद में यथा उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के दृष्टिकोण के सर्वाधिक निकट है। लोकतंत्र के निकट जो दृष्टिकोण लेखक का है वो आपको इसमें पहचानना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, परिच्छेद में धारणाएं बनाई गई हैं, कौन कौन सी इसमें जो धारणाएं होंगी वो आपको पहचाननी है, और उपर्युक्त धारणा कौन सी है, कौन सी वैध है और कौन सी नहीं, ये आपको बताना होगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ टेंशन लेनी नहीं है। क्वेश्चन डराएगा ऑप्शन दिखा के, कुछ उल्टा सीधा वर्ड जोड़ के कि इसमें ये बताना है उसमें ये बताना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया है कि लोकतंत्र के दृष्टिकोण से सर्वाधिक निकट की चीज़ें पूछ रहा है, और यहाँ पर इसने धारणा पूछी है कि लेखक ने क्या धारणाएं बनाई हैं इस पूरे परिच्छेद को लेकर। तो इसका डीएनए मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग देखिए कैसे इसका डीएनए हम लोग करेंगे। हाल के वर्षों में क्या हुआ है लोकतंत्र के विषय को लेकर, उसके आसपास के जिस प्रकार से शब्दाडंबर प्रयुक्त हुए हैं उनके फलस्वरूप यह विषय अत्यंत संभ्रमपूर्ण हो गया है। गैर पश्चिमी विश्व के देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने के समर्थकों और ऐसे अधिरोपण के विरोधियों के बीच एक बढ़ता हुआ विचित्र रूप से भ्रांत द्विभाजन हो गया है, किंतु इन दोनों ही पक्षों के द्वारा
प्रयुक्त अधिरोपण की पूरी भाषा असाधारण रूप से असंगत है, क्योंकि इससे यह अस्पष्ट धारणा बनती है कि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिमी देशों से ही संबंध रखता है, यह मानते हुए कि सर्वोत्कृष्टता से पश्चिमी विचार है जो केवल पश्चिम में ही जन्मा और फला फूला। ठीक है, आप चाहें पूरे पैसेज को पढ़ सकते हैं, यहाँ तक भी इसका उत्तर आपको मिल जाएगा जो कि ऑप्शन 1 में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। किंतु इस अवधारणा को इससे विश्व में लोकतांत्रिक प्रथा की संभावना के बारे में जनित निराशावाद को औचित्यपूर्ण ठहराना बहुत कठिन होगा। प्राचीन भारत में स्थानीय लोकतंत्र के अनेक प्रयोग किए गए हैं। सचमुच विश्व में लोकतंत्र की जड़ों को समझने के लिए हमें विश्व के विभिन्न भागों में हुई जन सहभागिता और लोक विवेचन के इतिहास में रुचि लेनी होगी। यूरोपीय और अमेरिकी क्रम विकास के आधार पर हमें मात्र लोकतंत्र के विचारण के परे देखना होगा। यदि हम लोकतंत्र को पश्चिम का एक प्रकार का विशेषीकृत सांस्कृतिक उत्पाद मान लें, तो अरस्तू ने दूरगामी अंतर्दृष्टि के साथ सहभागी जीवन को जिन व्यापक मांगों के विषय में बात की थी, उन्हें समझने में हम असफल हो जाएंगे। ठीक है, वास्तव में इस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र की समकालीन और समकालीन प्रथा का सांस्कृतिक ढांचा अधिकांश रूप में यूरोप और अमेरिका के गत कुछ शताब्दियों में हुए अनुभवों की देन है। इसे पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्थानिक प्रारूपों में ये विकास अत्यधिक नव, परिवर्तनशील और अंततः प्रभावी हुए। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता कि यहाँ एक प्रमुख पश्चिमी उपलब्धि है। मैंने थोड़ा सा उसे हाईलाइट करने की कोशिश की है क्योंकि ये काम आएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र के निकट की बात। ठीक है, लोकतंत्र का विषय इसे गैर पश्चिमी देशों के लिए अन्य देशीय पश्चिमी अवधारणा के रूप में चित्रित करने की इच्छा के कारण संभ्रमपूर्ण हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आप देखो, क्या इसमें ऐसी कोई बात हुई है कि गैर पश्चिमी देशों के लिए अन्य देशीय पश्चिमी अवधारणा के रूप में चित्रित करने की इच्छा के कारण संभ्रमपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। संभ्रमपूर्ण की स्थिति जो बनी हुई है, कहाँ हम लोगों ने देखा था कि यहाँ आप देखिए अधिरोपण की विधियों देशों के अपने तौर तरीकों के लिए समादार होने के बीच एक बढ़ता हुआ विचित्र रूप से भ्रांत द्विभाजन बन गया है। तो यहाँ पर गैर पश्चिमी देशों की बात ही नहीं हो रही, मतलब गैर पश्चिमी देशों के लिए अन्य देशीय पश्चिमी अवधारणा के रूप में चित्रित करने की इच्छा के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अधिरोपण का सिद्धांत है यहाँ कि किंतु इन दोनों पक्षों के द्वारा प्रयुक्त अधिरोपण की पूरी भाषा असाधारण रूप से असंगत है। समझ रहे हैं? तो कोई भी अवधारणा जो असंगत वहाँ पर बताई जा रही है वो यहाँ सही नहीं हो सकती। तो आपका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल इसमें जो है क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है लोकतंत्र के अधिरोपण की भाषा अनुपयुक्त है। अधिरोपण की भाषा देखो ये यहीं कैंसिल हो रहा है, पहली लाइन में कैंसिल हो रहा है, मैं बताऊंगा कैसे और कहाँ। तथापि इस अवधारणा पर गैर पश्चिमी समाज के अपने तौर तरीकों के सांस्कृतिक पृष्ठपट पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, और देखो ऑप्शन सी और डी तक घुमाते हैं, उसके बाद सही लगा देंगे। पहला हो गया, कैंसिल कर दिया मैंने। क्यों कर दिया? आप देखो अवधारणा स्पष्ट नहीं है वहाँ, और यहाँ भी देखो इसमें सी में, यद्यपि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिमी से जुड़ा मूलतः पश्चिमी विचार नहीं है, फिर भी प्रचलित लोकतांत्रिक प्रथाओं की संस्थागत संरचना उन्हीं का योगदान है। तो एक ये है, और उपयुक्त ए बी सी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आपको इन चारों में से ए बी सी डी में से कोई एक चुनना पड़ता है। तो मैंने ये कैंसिल कर ही दिया। क्यों कर दिया मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने ये क्यों जो है कैंसिल किया है। ठीक है, और ऑप्शन बी लोकतंत्र के अधिरोपण की भाषा अनुपयुक्त, मतलब उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। तो यहाँ देखो वही वाली बात आ रही है, इन्होंने कैसे डिसाइड किया कि अनुयुक्त है, मतलब तो क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो यहाँ लिखा है भाषा असाधारण रूप से असंगत है, मतलब भाषा अस्पष्ट धारणा बनाती है। वो खुद बोल रहा है कि ये जो असाधारण रूप से असंगत बात जो हुई, अधिरोपण जो हुआ, वो जो हुआ है
उसकी जो भी भाषा रही है वो क्या रही है, अस्पष्ट रही है। और ये कहता है कि अधिरोपण की भाषा अनुपयुक्त है। तो कैसे उपयुक्त नहीं है, ये इन्होंने कैसे निर्धारित कर लिया, तो ये भी जो है सही नहीं होगा। और चूंकि कंप्रिहेंशन बनाने वाले के दिमाग से अगर खेलें तो ABCD में से कोई तो सही होना चाहिए। तो और कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता। और फिर भी हम सी ऑप्शन की जांच करें तो हमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ देखो ये आपका ये है, आपका पश्चिमी देशों से ही संबंध रखता है, लोकतंत्र के अनन्य रूप से पश्चिमी देशों से ही संबंध रखता है, ये मानते हुए कि यह सर्वोत्कृष्टता से पश्चिमी विचार है जो केवल पश्चिम में ही जन्मा और फला फूला। ये लाइनें आपको ऑप्शन सी की तरफ ले जाएंगी, जो कि एकदम जो है क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। मैंने पूरा परिच्छेद को पढ़ा और एक एक चीज़ आपको बताई कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है। इसीलिए इस पर जो है आपको नज़र बनाकर रखनी होगी। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन कंप्रिहेंशन से गलत हो, क्योंकि कंप्रिहेंशन से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन सी को लगा देंगे। परीक्षित दूसरे में क्या करेंगे, अनेक गैर पश्चिमी देश लोकतंत्र लाने में असफल रहे हैं। हमने पूरा कंप्रिहेंशन पढ़ा है, लोकतंत्र को लाने ना लाने के लिए कोई इसमें बात ऐसी नहीं कही गई है, क्योंकि वे लोकतंत्र को पश्चिम का विशेष सांस्कृतिक उत्पाद होने के रूप में देखते हैं। अगर अपना भी दिमाग आप लगाएंगे तो आप जानेंगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अलग अलग कंट्रीज से पढ़ा है, लिया है, वहाँ से उधार का संविधान भी कई लोगों ने उसमें से कहा कि भारत का जो संविधान है वो उधार का संविधान है। तो आप ये बात मानिए कि लोकतंत्र को तो हम लाने में सफल रहे हैं, पश्चिम का विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पाद होने के रूप में देखते हैं ऐसा। हालांकि मैं एक अलग बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम उसे लाने में सफल तो हैं, लेकिन आप परिच्छेद में देखिए, कंप्रिहेंशन में देखिए, ये बात हम लोगों ने कहीं भी इसका हमने चर्चा नहीं करी है, क्योंकि हम पश्चिमी देशों से लोकतंत्र को लाने की हमने इसमें कहीं चर्चा करी, मैंने कहीं इसमें नहीं पढ़ा। आप लोग भी कंप्रिहेंशन को बार बार पढ़िए, तभी आप इसके DNA तक पहुंच पाएंगे। दूसरा ऑप्शन देखो, जो दूसरा विकल्प आपको दे रखा है, पश्चिमी देश हमेशा गैर पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा की वजह से, इस वर्ड की वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि आप इस प्रकार के शब्दों से बचिएगा। हमेशा, पूरी तरह, सदैव, जब इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलें तो समझ जाइए कि भाई साहब ये तो बात बनने वाली है नहीं। दूसरी चीज़, मैंने इस पर आपको इतना ध्यान दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप लोग बार बार परिच्छेद को देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप एक परिच्छेद को समझते हैं तो मैं पाऊँगा कि आप कंप्रिहेंशन की इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे। तो ये जो है ये भी सही नहीं होगा, और इसका जो ऑप्शन बनेगा, जो धारणाएं बनेंगी, वो ऑप्शन डी बनेगा, ना तो एक और ना ही दो। ऐसी कोई धारणा इसमें दिखाई नहीं दे रही। आपको परीक्षक ए का आंसर मिला, जो पहला क्वेश्चन था आपका सी, और दूसरा क्वेश्चन जो था उसका आपको डी ऑप्शन देखने को मिला है। तो अगर आप भी मेरी तरह इसको, कंप्रिहेंशन को इस तरीके से समझने का पूरा प्रयास अगर कर चुके हैं, आपके जो क्वेश्चन है वो इससे मैच हो रहा है, तो ये हम दोनों के लिए उपलब्धि है, क्योंकि आप इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि परिच्छेद या कंप्रिहेंशन से आने वाला कोई भी सवाल आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि कंप्रिहेंशन को देखकर हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर जब होते हैं तो घबरा जाते हैं कि यार कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इतनी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ जाइए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कंप्रिहेंशन में केवल उन्हीं शब्दों पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए जो आपके काम के हैं, क्योंकि पूरे कंप्रिहेंशन को पढ़ने के लिए समय भी अधिक चाहिए होगा, और जो कि संभव होगा प्रैक्टिस से। ठीक है, इसी में कंप्रिहेंशन 2 का दूसरा सवाल आपके सामने आ जाता है। क्या इसका और कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल है, इसका 4 नंबर का क्वेश्चन और है, और 3 नंबर का आपको सामने स्क्रीन पर है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको फिर से देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। पहले मैंने हमेशा बोला आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कंप्रिहेंशन गया भाड़ में, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कई बार क्या होगा कि परीक्षित पढ़ने के लिए समय नहीं होगा। हो सकता है आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हो, आप मैथ्स से जुड़े जो भी क्वेश्चन होंगे, आप
DI कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, तो कंप्रिहेंशन को आपने अगर छोड़ दिया है तो पहले तो ये है कि करने की पूरी कोशिश करिए, और अगर नहीं हो रहा कुछ और में अगर आप चाहते हैं कि मैं तो यार उस क्षेत्र में अच्छा हूँ, उसमें मेरे नंबर अच्छे आएंगे, तो पहले उसे करिए, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन पहले आप क्वेश्चन इसलिए पढ़िए क्योंकि कई बार ऐसा होगा ऑप्शन यहीं से जो है कैंसिल हो जाता है। आप मेरी बात को समझेंगे तो ठीक है। तो चलो, और पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हम कंप्रिहेंशन को छेड़ेंगे। इसके अनुसार ये क्या पूछ रहा है, कौन सा या से अच्छे निगमित अभिशासन का या के व्यवहार होना चाहिए। मतलब अगर कुछ आपको कोई चीज़ अगर बनानी है तो उस पर शासन कैसा होना चाहिए, उस पर शासन का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का है वो आगे है, तो पहले उसे भी देख लो। चलो, ये है कि परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सबसे अच्छे निगमित अभिशासन कार्य के प्रमुख लाभ क्या हैं। अगर अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था मान लो अगर किसी कंपनी में या कहीं भी बन गई, तो वो किस तरीके से आपको जो है लाभ देगी, उसका क्या लाभ होगा, तो वो आपको इसमें बताना है। हालांकि यहीं ये कंपनियों की बात करने वाला है। इसको देखो, परिच्छेद 2 और हम आ गए, इसको रीड करेंगे। निगमित अभिशासन कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे कि समस्त निष्ठा और निष्पक्षता से कारोबार का संचालन करना, सभी समव्यवहारों में पारदर्शी होना, प्रकटनों एवं निर्णयों को करना, देश के सभी कानूनों का पालन करना, पणधारियों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होना, नैतिक रीति में से कारोबार के संचालन की प्रतिबद्धता रखना। निगमित अभिशासन के विषय में जिस दूसरी बात पर विशेष बल दिया गया है वह है कंपनी का प्रबंधन करते समय नियंत्रण करने वालों द्वारा व्यक्तिगत एवं निगमित निधियों के बीच भेद करने की क्षमता। और क्या है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, हालांकि आंसर मिलेगा, पर मैं चाहता हूँ आप पूरा पढ़ लें और थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करिए कि साहब आप इतनी आसानी से इसे भूल नहीं सकते। कंप्रिहेंशन भूलने की चीज़ है नहीं। मूलतः जो कंपनी अच्छे निगमित अभिशासन के लिए जानी जाती है उसके साथ विश्वास का एक स्तर जुड़ा होता है। बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशकों के एक सक्रिय समूह का होना बाजार में विश्वास सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। निगमित अभिशासन को उस एक मानदंड के रूप में जाना जाता है जिस पर विदेशी कंपनी संस्थागत निवेश यह निर्णय करते समय कि किन कंपनियों में निवेश किया जाए अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं, और उस कंपनी के शेयर कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव रखने वाले के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी चीज़, निगमित अभिशासन के मोर्चे पर स्वच्छ छवि का रखना कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उचित लागतों पर पूंजी उद्गम करने को भी सुगमतर बना सकता है। दुर्भाग्यवश निगमित अभिशासन बहुधा किसी बड़े घोटाले के प्रकटन के बाद ही चर्चा के केंद्र में आता है। हमने कंप्रिहेंशन को पढ़ा, समझने की कोशिश करी। टेंशन आपको लेने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं बैठा तो हूँ, मैं आपको वहीं दृष्टि डलवाऊंगा जहाँ आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, आ जाओ फटाफट क्वेश्चन पे। कंपनी को हमेशा देश के श्रम व कर कानूनों का पालन करना चाहिए। हाँ भाई, करना तो चाहिए। और ये बात देखो यहाँ कहीं देखने को मिल रही है कि देश के सभी कानूनों का अनुपालन होना चाहिए, वो खुद बोल रहा है, तो ये तो सही है। देश की प्रत्येक कंपनी के बोर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र निकायों में से एक सरकारी प्रतिनिधि होना चाहिए। सरकारी प्रतिनिधि की बात इस पूरे कंप्रिहेंशन में कहीं अगर आपको देखने को मिल जाए तो प्लीज़ मुझे भी बता देना, क्योंकि मैंने पूरा कंप्रिहेंशन आपके साथ पढ़ा, आपके सामने पढ़ा, इसमें सरकारी प्रतिनिधि की बात नहीं हो रही, तो दो तो हम वैसे ही गलत करेंगे, दो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा पढ़ो, कंपनी के प्रबंधन को अपनी व्यक्तिगत निधियों का कंपनी में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा उसने बिल्कुल जो है नहीं बोला है। और दूसरी बात कि मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि देखो देखो यहाँ पर आओ, कंपनी का प्रबंधन करते समय नियंत्रण करने वाले द्वारा व्यक्तिगत एवं निगमित निधियों के बीच भेद करने की क्षमता, मतलब व्यक्तिगत और निगमित निधियों के बीच भेद करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये उसने नहीं कहा कि निवेश करना नहीं चाहिए, उसने बोला है कि आप उसमें भेद करना सीखें, निगमित जो निधियां हैं आपकी और व्यक्तिगत निधि। तो तीसरा भी इसका आंसर जो है नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब 2 और 3 गलत हो चुके हैं तो ऑप्शन ए इसका
सही आंसर होगा। माफ़ी चाहता हूँ, कटिंग में वो आपका ऑप्शन 4 कट ही गया, क्षमा चाहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप जो है सिविल सर्विसेज के छात्र होंगे और बिल्कुल इस परीक्षा को हल करना चाहते होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती मेरी है। तो इसको जो है आप लगाएंगे ऑप्शन ए, क्योंकि आप पूरे परीक्षेद को समझिए, वो सच में बोल रहा है, चीख चीख कर ये परीक्षेद कह रहा है कि साहब ना तो मैंने सरकारी प्रतिनिधि की बात की है और ना तो मैं निवेश की कोई बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है भेद होना चाहिए व्यक्तिगत निवेश और निगमित निवेश निधियों में। तो आप स्वयं इसका निर्णय कीजिए। बाकी हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो इसका 4 है उसको देखेंगे। परीक्षित के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अच्छे निगमित अभिशासन का या प्रमुख लाभ क्या है? अच्छे निगमित अभिशासन का लाभ क्या है? कुछ पॉजिटिव ही होना चाहिए। चलो देखो, अच्छा निगमित अभिशासन कंपनी की शेयर कीमत में वृद्धि कर देता है। बताओ भाई, क्या ऐसा संभव होगा? हाँ बिल्कुल, अगर अच्छा निगमित अभिशासन है तो बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा निगमित अभिशासन एक युक्त कंपनी हमेशा अपने व्यवसाय आवर्त में तेजी से वृद्धि करती है। क्या ऐसा होगा? और अच्छा नियमित अभिशासन विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कंपनी खरीदने में निर्णय लेने हेतु प्रमुख मानदंड होगा। कंपनी खरीदने की तो कोई ऐसा इसने चर्चा करी नहीं है। और एक बार हम परीक्षित को देख ले रहे हैं, यहाँ पर इसने बोला था कि संस्थागत निवेश जो है यह निर्णय करते समय कि किन कंपनियों में निवेश किया जाए, किन कंपनियों में निवेश किया जाए उसकी बात यहाँ पर चल रही थी। और ये जो बोल रहा है, ये संस्थागत निवेशक कंपनी खरीदने की बात बोल रहा है, तो ये वाला तो आपको नहीं, इसमें किसी भी कीमत पे इसमें जो है सेट नहीं होगा। आप ये देखिए कि 3 किसमें है, 1 2 3, ये आपका नहीं होगा और आपका जो ऑप्शन ए है वो आसानी से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ, चलिए ऑप्शन 2 ठीक है, अच्छा निगमित अभिशासन युक्त हमेशा अपने व्यवसाय आवर्त में तेजी से वृद्धि करती है, मैं अगर इस चीज़ को सही भी मान लूँ तो देखो कहीं भी ऑप्शन 2 आपको एक के साथ दिखाई नहीं दे रहा, और चूंकि ये सही भी नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज, तो आपको इग्नोर करना है और कोशिश करिए कि जहाँ गलती हो वहाँ देखो, और आपको एलिमिनेट की जो टेक्निक है वो आनी चाहिए। मैं एक वीडियो अलग से उस पर डाल दूंगा कि आप किस तरीके से ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं और बहुत ही आसानी से सी सेट को धो सकते हैं इस पेपर को। तो मैं उस पर भी जो है चर्चा आपके साथ करूँगा, चिंता का उसमें कोई विषय आपको नहीं है, क्योंकि मैं आपके सी सेट की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ले ना ले, मैं आपकी सी सेट की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। ठीक है, चलो और देखते हैं कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। आपके सामने कम्प्रहेंशन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, 2013 परीक्षा का हम जो है इसे जो है सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका परीक्षा 3 है और हमेशा की तरह क्वेश्चन पर नज़र जाएगी, उसके बाद ही कोई बात होगी। 5 और 6 यहाँ है और 5 और 6 क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन नंबर इसी को देखेंगे। परीक्षित के अनुसार बच्चों में कुपोषण कैसे घटाया जा सकता है, और 6 है कि लेखक के अनुसार कुपोषण को मुख्य कारण गरीबी नहीं है बल्कि यह तथ्य है कि। अब कौन सा तथ्य है कि, ये बात हम परीक्षित से तय करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ बैठा हूँ और हम लोग इसका निर्णय मिलकर करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसको जूम कर नहीं पाऊँगा, नहीं तो जूम कर देता। लेकिन मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम पर ये चैनल मैंने टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर मैंने 2013 का ये सेट जो है डलवा दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, आप लोग वहाँ जाइए, एंजॉय करिए, उसे PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और कोई इशू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे देख लूँगा। और 2013 का पेपर मैंने वहाँ डलवा रखा है पहले से, तो आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगी जो है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च करेंगे वर्ल्ड बुक अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ आप उसे जो है आराम से जो है आपको वो PDF वहाँ मिल जाएगी। कुपोषण पे हमें चर्चा करनी है, फटाफट शुरू करेंगे और फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं जो है इसमें असहज हूँ, किसमें, इस लाइन को हमेशा की तरह ऐसे लेकर के चलने में, तो इसको मैं बीच में छोड़ दूंगा, लेकिन कंप्रहेंशन को हम पूरा पढ़ेंगे।
इससे मेरा टाइम भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि आपकी कोई छोटी मोटी परीक्षा है नहीं। सिविल सर्विसेज दुनिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। इसमें समय ख़राब करना बिल्कुल बेकार है कि मैं आपको अंडरलाइन करके पढ़ाऊँ छोटे बच्चों की तरह, तो वो चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं है और हमें समय को बचाना चाहिए। कुपोषण 6 माह से 2 साल की आयु के बीच होने वाला सर्वाधिक आम है। ठीक है, कुपोषण आम बात है 6 से 2 साल के बच्चों के बीच की, ऐसी इन्होंने बात कही। बड़े बच्चे की तुलना में छोटे बच्चे को भोजन की आवश्यकता कम होने के बावजूद ऐसा होता है। बहुधा कुपोषण का कारण गरीबी मानी जाती है, परंतु यह पाया गया है कि ऐसे परिवारों में जहां वयस्क पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, 5 वर्ष से कम आयु के 50% से अधिक बच्चे अपर्याप्त आहार नहीं लेते। ठीक है, किसी भी, ये इसने बोल क्या दिया, ऐसे परिवार जहाँ जो वयस्क हैं पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो 50% से अधिक बच्चे पर्याप्त रूप से अपने आहार को नहीं ले रहे। किसी और द्वारा खाना खिलाने हेतु बच्चों की निर्भरता कुपोषण के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। बहुधा माँ कामकाजी होती हैं और छोटे बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई बहन पर छोड़ दी जाती है। इसलिए बच्चे को खाद्य आवश्यकताओं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए, इसके संबंध में जागरूकता को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटा परिच्छेद है, क्वेश्चन 2 हैं, एकदम हलवा आपको मिलने वाला है, फटाफट इसको हल कर लेंगे। चलो यहाँ आ जाओ। परिच्छेद के अनुसार कुपोषण कैसे घटाया जा सकता है? यदि बच्चे भोजन की नियमित खुराक ग्रहण करें, तो बच्चे, आप इसको देख रहे हैं कि ये 50% यहाँ बोल रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 50% से अधिक बच्चे पर्याप्त आहार नहीं लेते हैं। तो क्या आहार लेने से, इससे जो है हम कुपोषण को घटाया जा सकता है? बी ऑप्शन देखेंगे, जब वे 5 वर्ष की आयु पूरी कर लें, यदि छोटे बच्चों की खाद्य आवश्यकताएं ज्ञात हों, यदि छोटे बच्चों को भोजन कराने की जिम्मेदारी वयस्कों को दे दी जाए। अगर छोटे बच्चों को भोजन कराने की जिम्मेदारी वयस्कों को दे भी दी जाए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 50% से अधिक बच्चे पर्याप्त आहार नहीं लेते हैं। कंप्रिहेंशन में वो खुद बोल रहा है, कोई भी खिलाए, वो तो भाई नहीं दे रहे ना। किसी और के द्वारा खाना खिलाने हेतु बच्चे की निर्भरता कुपोषण के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो आपको, मुझे नहीं लग रहा, बिल्कुल होना चाहिए। यदि छोटे बच्चों को भोजन कराने की जिम्मेदारी वयस्कों को दे दी जाए, भाई पता ही नहीं है कितना और क्या खिलाएं, वो अपनी आवश्यकताओं से कम खा रहे हैं, क्योंकि वो साफ साफ बोल रहा है कि 50% से अधिक बच्चे पर्याप्त आहार नहीं लेते। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम कुपोषण को हरा ही नहीं सकते ना, तो डी ऑप्शन गलत। और ऑप्शन सी देखो, यदि छोटे बच्चों की खाद्य आवश्यकताएं ज्ञात हों, ऐसा उसने बोला है ऑप्शन सी में। तो देखो यहाँ बोला है बच्चों की खाद्य आवश्यकताओं के और उन्हें कैसे पूरा किया जाए, इसके संबंध में जागरूकता को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो इस कंप्रिहेंशन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। लेकिन हम ए और अभी बी देखना हमें बाकी है, तो पहले उसे भी देखेंगे। जब वे 5 वर्ष की आयु पूरी कर लें, 5 वर्ष के बाद तो वो बोल ही नहीं रहा, वो बोल रहा है मुख्यतः 2 से 5 वर्ष के बीच में, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो रहा है। ए, यदि बच्चे भोजन की नियमित खुराक ग्रहण करें, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप कंप्रिहेंशन की निकटता अगर देखें तो वो ऑप्शन सी के साथ है। सॉरी, तो आपको ऑप्शन जो सी है, यदि छोटे बच्चों की खाद्य आवश्यकताएं हमें अगर थोड़ा सा पता चल जाए, ज्ञात हो जाए, उनके बारे में अगर जागरूकता हमें अगर हो कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, तभी हम उसे पूरा कराने में इस कंप्रिहेंशन की और देश की सहायता कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सी। मैं पूरा आपको कोशिश कर रहा हूँ इसका डीएनए ही मिले, क्योंकि आपको ये हल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई समझने की कोशिश करो। 180 नंबर का पेपर है, वो सॉरी 80 क्वेश्चन का पेपर है, 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और वो लगभग 28 क्वेश्चन पूछता ही है हर साल। कभी 26, कभी 27, कभी 28, कभी 26, 27, 28, इससे कम वो क्वेश्चन को पूछ ही नहीं रहा। और आप जानते हैं कि पास करने के लिए इस परीक्षा को 27 से 28 क्वेश्चन बिल्कुल सटीक जो हों, तो उसमें कंप्रिहेंशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
और क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ क्या बात कही गई है? लेखक के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी नहीं है बल्कि तथ्य है। कौन सा तथ्य है? मैंने ये बात इस पर टाल दी थी कि परिच्छेद में देखेंगे। छोटे बच्चों की देखरेख करना कामकाजी माताओं की प्राथमिकता नहीं होती। तो यहाँ पर देखो, बहुधा माँ कामकाजी होती हैं और छोटे बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई बहन पर होती है। इससे पहले वाली लाइन थी वो, किसी और द्वारा खाना खिलाने बहुधा माँ कामकाजी होती हैं और उनका जो बच्चों का भोजन है वो उन्हें खिलाने के लिए उनके बड़े भाई बहनों पर उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से ये तो जो है बिल्कुल गलत है। छोटे बच्चों की देखरेख करना कामकाजी माताओं की प्राथमिकता होती है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि बहुधा माँ कामकाजी हैं और छोटे बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उनके बड़े या छोटे भाई बहन पर डाल दी जाती है। तो इसमें क्या है, दो ऑप्शन उसको पढ़ेंगे। लोक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पोषण संबंधी ज़रूरतों की जानकारी का प्रचार नहीं किया जाता। क्या ऐसी भी कोई बात हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि उसने नीचे कहा है कि जागरूकता को अगर बढ़ाया जाए तो बात बन सकती है। तो पहला तो इसका कारण जो है इसमें देखने को नहीं मिल रहा। आपका इसका जो ऑप्शन जो देखने को मिलेगा वो है बी। तो इसको जो है आप जो है सपोर्ट करेंगे, हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। बिल्कुल इसमें संदेह की कोई बात है नहीं, कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। वो कह रहा है कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी नहीं है बल्कि यह तथ्य है कि अगर मान लो गरीबी ना रहे और बच्चों की खाद्य आवश्यकताएं हमें ज्ञात नहीं है, तो क्या हम कुपोषण को रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप अपना इस्तेमाल करिए। लेकिन जो शुरुआत में मैंने दो आपको पीडीएफ उसमें आपको मैंने पीपीटी में दिखाया शुरुआत में ही, जो लाइनें मैंने आपको दी हैं याद करने के लिए, वो आज के इस कंप्रहेंशन से मेल नहीं खाती। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये 2013 का पेपर है। मैं आपको एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ कि 2013 का पेपर थोड़ा ठीक ठाक था, उसके बाद टफ होता गया, और किस तरीके से टफ हुआ है ये आप देख सकते हैं कि आज की वो लाइनें यहाँ काम नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ वो लाइनें आप रट लें। तो जब भी हम 2017-18 के आसपास आएंगे, 15-16 के आसपास आएंगे, तो वो आपको लाइनें काम आने लगेंगी और उन्हीं के साथ हम कंप्रहेंशन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ आपका 6 का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर हम परिच्छेद 4 पर आ गए। ऑप्शन 4 पर हम बात करेंगे। तो क्या बात है इसमें? हमेशा की तरह हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 6 इसमें 7 नंबर और 8 नंबर है और 9 नंबर है। इसमें 3 नंबर जो है आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम कंप्रहेंशन पर चर्चा करेंगे। 7 नंबर आपके सामने है और इसे फटाफट पढ़िए और हम आगे चलते हैं। कृषि में जोखिम घटाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि है भाई, कंप्रहेंशन से देखेंगे ये तो इधर ही पता चलेगा। और उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा उभर कर सामने आता है, ये बात भी हमें यहीं से पता चलेगी। और 9 नंबर पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि कथनों पर हमें विचार करना होगा, तो कथनों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो पहले 7 नंबर, उसके बाद 8 एंड देन वी विल गो टू 9 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले हम इसका फोर्थ जो आपका कंप्रहेंशन है इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अनेक अनुभवी अध्ययनों अनेक अनुभविक अध्ययनों से पता चलता है कि कृषक जो हैं वो जोखिम उठाने के अनिच्छुक होते हैं। यद्यपि अनेक मामलों में ऐसा मामूली रूप से पाया जाता है। यह दर्शाने के भी प्रमाण है कि कृषकों की जोखिम उठाने की अनिच्छुकता ऐसे फसल प्रतिरूपों और निविष्ट उपयोग में परिणत होती है जो आय को अधिकतम करने के स्थान पर जोखिम को कम करने हेतु अविकल्पित हैं। कृषिगत जोखिमों को संभालने और उनका सामना करने के लिए अनेक रणनीतियाँ अपनाते हैं। इसके अंतर्गत फसल एवं जोतों की विविधीकरण, कृषि गैर कृषि रोजगार, माल या भंडारण, और इसको मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ थोड़ी सी कटिंग हुई है इसमें। भंडारण की जो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक परिवार के सदस्यों की रणनीतिक प्रवास इत्यादि
पद्धतियां सम्मिलित हैं। बटाई काश्तकारी से लेकर नातेदारी, विस्तारवादी परिवार तथा अनौपचारिक ऋण अभिकरण जैसी संस्थाएं भी हैं। कृषकों और जोखिम, कृषकों द्वारा जोखिम उठाने में एक प्रमुख बाधा यह है कि एक ही प्रकार के जोखिम उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसानों को प्रभावित कर सकते हैं। अनुभविक अध्ययन यह दिखाते हैं कि पारंपरिक तरीके पर्याप्त नहीं हैं, अतः नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है, विशेषकर ऐसे उपाय जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक समान कारगर हों। ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ हल्की सी कटिंग हुई है, लेकिन आप शायद उस लेवल पर ना वहाँ तक पहुँच पाएँ, लेकिन मैंने उसको पूरा पढ़ लिया है। और मैं चाहता हूँ आप टेलीग्राम पर जाएं, पेपर वहाँ से ले लें, और आंसर मैं यहाँ से आपको उपलब्ध करा ही दूंगा। फॉरम पढ़ेंगे। नीतियों का उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषिगत जोखिमों का मुकाबला करना हो सकता है। विशेषता जोखिम को ध्यान में रखकर बनी नीतियों के उदाहरण हैं फसलों का बीमा, कीमत स्थिरीकरण और ऐसी कीमतों का विकास जिनमें कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोध शक्ति हो, सिंचाई, आर्थिक सहायता प्राप्त, ऋण एवं सूचना तक पहुंच ऐसी नीतियां हैं जो जोखिम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। विशेषता जोखिम पर ध्यान देने वाली ऐसी कोई अकेली नीति नहीं है जो इसे घटाने हेतु पर्याप्त हो सके, जिसके पार्श्व प्रभाव ना हो। ऐसी नीतियां जो विशेष तौर पर जोखिम से संबद्ध ना हो, सामान्य स्थिति पर प्रभाव डालती हों, जो जोखिमों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हों। ठीक है। सामान्य बीमा प्रत्यक्ष रूप से कृषिगत जोखिमों को साधने की एक नीतिगत उपाय के रूप में भारत एवं अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुसंख्यक कृषक वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं और अनेक क्षेत्रों में उनकी आय अस्थिरता का मुख्य कारण उपज में अस्थिरता है। और यहाँ पर आपका कंप्रहेंशन होता है पूरा। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन की कि किस तरीके से आपको ये जो है सॉल्व करना है। अब देखो, ये कह रहा है कृषि जोखिम उठाने के नितांत अनिच्छुक हैं। देखो यहाँ पर आओ, अनिच्छुक जरूर हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ अनिच्छुक जरूर होते हैं, लेकिन वो कह रहा है नितांत, मतलब बिल्कुल ही इनकी इच्छा नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़, कृषक यह नहीं जानते कि जोखिमों को किस प्रकार घटाया जाए। वो जानते तो हैं कि किस प्रकार घटाया जाए, लेकिन कोई भी ऐसी उनके पास नीति नहीं है। यहाँ हमने देखा कि कोई भी उन्हें ऐसी नीति, उनके पास नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्रों में एक समान कारगर हो ऐसी कोई विशेष नीति उनके पास नहीं है। ऐसी नीतियाँ हैं जो जोखिम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। देखो यहाँ पर अकेली नीति नहीं है, मतलब उनके पास योजना तो है कि कैसे हम उसे कम करें, लेकिन कोई ऐसी नीति नहीं है जिस पर वो काम कर सकें। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कृषकों द्वारा अपनाए गए तरीके और जोखिम में सहभागिता करने वाली वर्तमान संस्थाएं पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन सी भी कहीं तक हम इसे विकल्प में रखेंगे। डी देख लो, बहुसंख्यक कृषक वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं। क्या ऐसी कोई बात इसमें कही गई है? तो कृषि में जोखिम घटाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुसंख्यक कृषक वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं। ऐसा तो इसमें कहीं देखने को नहीं मिला। देखो, भारत एवं अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुसंख्यक कृषक वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं और अनेक क्षेत्रों में उनकी आय अस्थिरता का मुख्य कारण। अब देखो, आय अस्थिरता का जो मुख्य कारण है वो उपज में अस्थिरता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये जो है ऑप्शन जो डी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बहुसंख्यक जो कृषक हैं वो वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं। वो कृषि पर निर्भर तो हैं, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है उन्हें? क्योंकि बहुसंख्यक कृषक वर्ग जो है वो वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर है और अनेक क्षेत्रों में, लेकिन उनकी क्या हो जाती है कि अनेक क्षेत्रों में आय अस्थिरता का मुख्य कारण जो है वो उपज में अस्थिरता है। उपज की बात नहीं है, वो कह रहा है कि हम जोखिम को कैसे कम करेंगे। समझ रहे हैं? तो वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन
जोखिम को घटाएं कैसे? अगर मान लो वर्षा भी हो गई तो भी हम उस जोखिम को कैसे घटा पाएंगे जो जोखिम किसी नीति के द्वारा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमारे पास कोई विशेष नीति उसमें नहीं है। वर्षा सिंचित इसका एक सही विकल्प नहीं हो सकता। आप ऑप्शन सी के साथ जाएं जो कि इसमें जो है बिल्कुल सही है। कृषकों द्वारा अपनाए गए तरीके और जोखिम में सहभागिता करने वाली वर्तमान संस्थाएं पर्याप्त नहीं है। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। कृषकों द्वारा अपनाए गए तरीके और जो जोखिम में सहभागिता करने वाली वर्तमान संस्थाएं हैं वो क्या है, पर्याप्त नहीं है। क्योंकि वो बार बार बोल रहा है भाई कि उसके पास नीति नहीं है, और नीति नहीं है तो नीति ऐसी संस्थाएं नहीं है जो उस नीति का निर्माण कर सकें। तो ऑप्शन सी का आप जो है बिल्कुल इसको जो है लगाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा लग तो रहा है कि हम डी के साथ जाएं, बहुसंख्यक कृषक जो हैं वो वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं। तो ये बात नीचे कही भी जा रही है कि हाँ भाई, लेकिन वो कह रहा है कि भाई साहब आपको सावधानी पूर्वक विचार करना है। आप इसे हाईलाइट करके चलिए, सावधानी पूर्वक विचार करिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हालांकि वो बोल रहा है बहुसंख्यक कृषक वर्षा सिंचित हैं, लेकिन वर्षा सिंचित पर वही वाली बात है कि इसमें नीतियाँ सहयोग नहीं करेंगी। तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, ये आपके लिए ब्लैक होल है जहाँ आप फंस सकते हैं। ऑप्शन 8 पर आ जाए। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा उभर कर सामने आता है? देखो, एक अकेली ऐसी नीति की पहचान की जा सकती है जो बिना किसी पार्श्व प्रभाव के जोखिम को घटा सके। ऐसी कोई नीति नहीं बना सकती कि जिसका कोई प्रभाव, पार्श्व प्रभाव देखने को ना मिले और जोखिम को घटा सके, ऐसी कोई नीति नहीं हो सकती। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, विशेषता जोखिम को लेकर कोई ऐसी अकेली नीति नहीं हो सकती जो कृषिगत जोखिम को घटाने हेतु पर्याप्त हो। वो बोल रहा है यहाँ कि कोई अकेली नीति नहीं हो सकती जो इसे घटाने हेतु पर्याप्त हो। देखो ये लाइन बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लेकिन हम सी और डी को पढ़ेंगे। जोखिम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली नीतियां इसका निराकरण कर सकती हैं। निराकरण तो कर सकती हैं। देखो यहाँ पर ये दे रखा है, ये रहा, जोखिम को ध्यान में रखकर बनी नीतियों के उदाहरण हैं। ये रहा, नीतियों का प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषिगत जोखिमों का मुकाबला करना हो सकता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नीतियों का मुकाबला करना हो सकता है। ठीक है, कृषि जोखिमों का मुकाबला करना हो सकता है। विशेषता जोखिम को ध्यान में रखकर ये रहा, नीतियों के उदाहरण हैं जैसे फसलों का बीमा, कीमत स्थिरीकरण और ऐसी कीमतों का विकास जिनमें कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति हो, सिंचाई आर्थिक सहायता प्राप्त हो। ऐसी नीतियां हैं जो जोखिम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। विशेषता जोखिम पर ध्यान देने वाली ऐसी कोई नीति नहीं है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान तो दिया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई नीति है नहीं, वो बार बार बोल रहा है। ऑप्शन डी, सरकार का नीतिगत हस्तक्षेप कृषिगत जोखिमों को पूर्ण रूप से कम कर सकता। तो देखो यहाँ पर आया ना पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से तो कभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको तो आप पहले ही काटो, अगर आपकी नज़र इसमें जो है तो आप इसको जो है कैंसिल करेंगे। ऑप्शन सी के साथ, सॉरी, आप लोग ऑप्शन बी के साथ जो है जाएंगे। कोई ऐसी अकेली नीति नहीं है जो उसको जो है सॉल्व करा सके। तो यहाँ तक 8 हो गया आपका। सॉरी, 9 नंबर हम और देखेंगे जो है इसमें, कि 9 नंबर पर इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऑप्शंस के साथ खेलते हैं और हमें पता चलेगा सही आंसर। प्राथमिक समूह आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है। देखो ये वहाँ पर ऐसी कोई चर्चा है नहीं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बुद्धि से देना होगा। घनिष्ठता प्राथमिक समूह का मुख्य अभिलक्षण है। अगर घनिष्ठता है तो प्राथमिक समूह का मुख्य अभिलक्षण हो सकता है। ऑप्शन सी बोल रहा है एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है। भाई नहीं भी हो सकता, ज़रूरी तो है नहीं। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इनमें से आपको पढ़ना है और सही उत्तर देना है। सभी परिवार प्राथमिक समूह है, जहाँ सभी आ जाए उन्हें तो कैंसिल कर ही दो।
क्योंकि भाई साहब जहाँ सभी दिखाई दे रहा वहाँ तो गड़बड़ आती है। क्योंकि आप एक देखो, छोटी सी बात समझो, सारे परिवार जो है वो प्राथमिक समूह हो सकते हैं क्या? हो सकता है कुछ ना हो। और वो क्या बोल रहा है, प्राथमिक समूह आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो किसी भी तरीके से चीज़ें मेल नहीं खा रही, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा प्लीज़। तो ये तो आपको करना है। ऑप्शन सी कह रहा है अपेक्षाकृत छोटे आकार का समूह हमेशा प्राथमिक समूह होता है। अब हमेशा होगा नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ, ऐसे वर्ड तो आप देखते ही काटिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठता से जानते हों, इतना ही पर्याप्त है। एक जिस सेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है उस सेंस के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। देखो, मेरी एक बात को समझने की कोशिश करना। आपको सारी चीज़ें बेशक परिच्छेद ने कह रखा है कि आप इसी में से ढूंढो, आपको आंसर वहीं से मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंसर उसके बाहर। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कहीं भी परिच्छेद में है नहीं। तो जब भी कोई स्थिति ऐसी बन जाए कि ये तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो आपको अपनी बुद्धि थोड़ी बहुत तो इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। आपका जो परिच्छेद है, ये परिच्छेद है आपका 5, क्योंकि हम लोग 4 परिच्छेदों को देख चुके हैं और इसमें लगभग 8 से 9 हैं शायद, या 10 भी होंगे शायद। तो हम लोग तभी देख लेंगे, उसकी ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी है। ठीक है, ये है आपका परिच्छेद नंबर 5, आप इसको डाल लीजिएगा। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। ओहो, इसमें तो अच्छे खासे क्वेश्चन है। चलो, 24, 25, 26, 27, इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों देखेंगे। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत के वित्तीय बाजार, पहले क्वेश्चन पढ़ो, मैं खुद भूल गया। चलो कोई नहीं, पहले आप लोग क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ से आसानी होती है। किसके कारण हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों में भारत सहित अन्य उभरती बाजार व्यवस्थाओं पर अपना प्रतिकूल प्रभाव छोड़ा है, यह बताना होगा। 26 में पूछ रहा है किसके कारण प्रमुखता भारतीय वित्तीय बाजार विश्वव्यापी परिवर्तनों से प्रभावित हो रहे हैं, ये आपको बताना है। 26 में आप आएंगे, परिच्छेद के अनुसार भारतीय वित्तीय तंत्र में पूर्ण वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की तनाव झेलने की क्षमता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय वित्तीय तंत्र निम्नलिखित में से किसका द्वारा नियंत्रित है, भारत सरकार द्वारा या बैंकों के द्वारा एकीकृत है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। और क्वेश्चन नंबर 27, किसके कारण जोखिम और तरलता के प्रबंधन को भविष्य में भारतीय बैंकिंग तंत्र में अधिक महत्व मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है, जिसमें पूछा गया है कि वो कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जो जोखिम और तरलता के प्रबंधन को भविष्य में भारतीय बैंकिंग तंत्र में अधिक महत्व दिला सकते हैं। उनमें से कौन से ऐसे कारण हैं जो भारत को आगे और पहुंच इस भारतीय बैंकिंग तंत्र में दिला सकते हैं। तो आपको 24, 25 और 26, 27 का आंसर इसी परिच्छेद से देना है। मैं बार बार बोलता आया हूँ, हर परिच्छेद पर मैंने बोला है, टेंशन इसमें लेने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपकी दृष्टि को वहीं डलवाना चाहता हूँ जहाँ आप की बात बन जाए, समझ रहे हैं। अंग्रेजी वाले जो बच्चे, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, हालांकि मैं इस्तेमाल करूँगा बीच बीच में वर्ड्स, आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी जो है जैसी भी व्यवस्था है आपके सामने है, और उसको जो है आप इंग्लिश मीडियम वाले PDF डाउनलोड करेंगे। कहाँ से करेंगे मैं बता चुका हूँ, टेलीग्राम लिंक उठाएं, फटाफट वहाँ तक पहुँचें और वहाँ तक आप अपने जो है पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के वित्तीय बाजारों ने बेहतर गहनता और तरलता प्राप्त की है। 1991 से हुए सतत सुधारों ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी वित्तीय व्यवस्था के अंतर संबंधों और एकीकरण को आगे बढ़ाया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में दुर्बल विश्व आर्थिक प्रत्यक्षताओं और अनवरत विद्यमान अनिश्चितताओं ने उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट प्रभाव डाला है। जितनी शिद्दत के साथ मैं कंप्रिहेंशन पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप उसी तत्परता के साथ, उसी निष्ठा के साथ आप कंप्रिहेंशन को पढ़िएगा, इसे मजाक में मत लीजिएगा। आप अगर कंप्रिहेंशन की कोई भी लाइन बीच में चलो भूल जाते हैं तो मैं समझता हूँ, लेकिन आपको
80% कंप्रिहेंशन तुरंत के तुरंत याद रहना चाहिए कि मैं कैसे आने वाले क्वेश्चन को डील करूँगा, समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना पड़ेगा। सार्वभौम जोखिम से जुड़े सरोकारों ने विशेषकर यूरो क्षेत्र में ग्रीस की घोर ऋण समस्या की संक्रामकता से प्रभावित होकर, जो कि अस्थिरता के सामान्य से अधिक ऊंचे स्तर के रूप में भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में फैल रही है, पूरे वर्ष के 72 हिस्से में वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया है। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय बाजारों की निधियन बाधाएं बैंकों और निगमों के लिए विदेशी निधियन की उपलब्धता और लागत दोनों को प्रभावित कर सकती है। मतलब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसकी जो निधियन बाधाएं हैं बैंकों और निगमों के लिए विदेशी निधियन की उपलब्धता और लागत दोनों को क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। कारण क्या है? क्योंकि भारतीय वित्तीय तंत्र में बैंकों का जो प्रभुत्व है वो बैंकों की तनाव झेल पाने की क्षमता पूरी वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि भारतीय बैंक हाल में वर्षों में पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात में गिरावट और गैर निष्पादन पूर्ण परिसंपत्तियों के स्तरों में वृद्धि के बावजूद बन रहे हैं। पूंजी पर्याप्तता क्या है? स्तर नियामक आवश्यकताओं से ऊपर बने हुए हैं। वित्तीय बाजार की आधारिक संरचना बिना किसी बड़ी रुकावट के परिचालित हो रही है। आगे वित्तीय तंत्र का और अधिक विश्वव्यापीकरण, संगठन विनियंत्रण और विविधीकरण होने पर बैंकिंग कार्य और जटिल और जोखिमपूर्ण हो सकता है। इस परिक्षेप में जोखिम और तरलता के प्रबंधन तथा कुशलता में वृद्धि जैसे मुद्दे और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये है भाई साहब कंप्रिहेंशन, दोस्तों आपके सामने है। अब इसी से उन चारों प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे। फटाफट चलो क्वेश्चन देखो और यहाँ पर हम वही लाइन को पकड़ेंगे। यहाँ इसने बोला कि परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों ने भारतीय सहित अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर अपना प्रतिकूल प्रभाव छोड़ा है? दुर्बल वैश्विक आर्थिक प्रत्यक्षताएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की अनिश्चितताएं, यूरो क्षेत्र में सार्वभौम जोखिम के जो सरोकार रहे हैं, क्या वो इसका कारण है? ठीक है। और खराब मानसून और फलस्वरूप फसल में हानि, क्या इन चारों में से क्या इसका उत्तर हो सकता है? ये आपको जो है इसमें देखना होगा। फटाफट चेक करेंगे क्या इसका उत्तर हो सकता है। मेरी एक बात आप देखो, अब देखो आपके सामने की बात है, देखो क्या है। चौथा ऑप्शन इसने पूछा है कि खराब मानसून और फलस्वरूप फसल में हानि। क्या यहाँ पर ऐसी कोई बात हमने पढ़ी थी? कहीं भी हमने ऐसी बात इसमें नहीं पढ़ी। जो हमें तो जो नहीं पढ़ी उसे तो हम कैंसिल करेंगे ही। तो ये आप ऑप्शन 4 काटो, देखो ये वाला कैंसिल हो जाता है। आपको 1 2 बचा, 1 2 3 बचा और 2 और 3। अब देखो 2 है इसमें, इसमें भी है, इसमें है। तो 2 को तो आप सही करिए बिना कंप्रिहेंशन की तरफ नज़र डाले। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की अनिश्चितताएं हम अभी पढ़ चुके हैं, तो वो बात भी इसकी बिल्कुल सही है। तो 2 तो आंसर इसका है ही। ठीक है। उसके बाद यूरो क्षेत्र की देखिए, मैं आपको यही बता दूं, हम लोग यहाँ से जब पढ़कर इसको गुजरे थे, तो देखो यूरो क्षेत्र में ग्रीस की घोर ऋण समस्या की संक्रामकता से प्रभावित होकर जो अस्थिरता के सामान्य से अधिक ऊंचे स्तर की ओर भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में फैल रही है, पूरे जो वर्ष के बेहतर हिस्से में वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया है। तो इसने देखो प्रभावित यहाँ पर किया है प्रतिकूल प्रभाव इसने डाला है। तो देखो 3 बिल्कुल सही है, 2 और 3। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। अब 1 पे जाओ, दुर्बल वैश्विक आर्थिक प्रत्यक्षताएं, बिल्कुल वापस जाएंगे। जो प्रत्याशाएं वो कैसी हैं? दुर्बल हैं। तो यहाँ देखो दुर्बल विश्व आर्थिक प्रत्याशाओं, बिल्कुल आपको पढ़ने को लाइन आपके सामने आपको मिल रही है। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं और आपका ऑप्शन 1 2 3 जो है हो जाएगा। 4 की तो देखो बात ही नहीं करी, तो 4 तो हम लोग कैंसिल करेंगे। उसके साथ 1 2 3 इसने किया, तो वो चीज़ें मैंने आपको दिखाकर कैंसिल कराया है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे और उसके बाद हम लोग 25 समझेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि भारतीय वित्तीय बाजार विश्वव्यापी परिवर्तनों से प्रभावित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन उसका प्रमुख कारण क्या है? देखो इसमें जितने भी कारण लिखे हैं सारे कारण प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हमें वो ढूंढ रहा है जो हम उसे ढूंढेंगे जो बिल्कुल नज़दीक का होगा। ठीक है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन जो सही होना है वो उसी से होना है।
ठीक है। विदेशों से प्रेषित राशि के बढ़ते हुए अंतर प्रवाह के कारण हाँ हो तो रहा है, लेकिन हमें सटीकता चाहिए, और ये वाला जो ऑप्शन है वो इसमें मैच नहीं खाता। विदेशी मुद्रा रिजर्व इस तरीके की कोई ऐसी बात इसने नहीं करी है। बढ़ते हुए विश्व अंतर संबंधों और भारतीय वित्तीय बाजारों के एकीकरण के कारण हाँ ये हो सकता है, क्योंकि विश्व अंतर संबंधों और भारतीय वित्तीय बाजारों के कारण ये मैंने इसमें देखा। अभी हम जो है चेक करेंगे। ग्रीस की ओर ऋण समस्या के संक्रमण के कारण, उसने देखो ग्रीस की बात करी है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं बन सकता। क्यों नहीं, कारण बताऊंगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ ये आपको देखो, यहाँ से पढ़ो। सार्वभौम जोखिम से जुड़े सरोकारों ने विश्व यूरो क्षेत्र में और ग्रीस की घोर ऋण समस्या की संक्रामकता से प्रभावित होकर उसके बाद क्या हुआ कि पूरे वर्ष के किसमें, भारत में पूरे वर्ष के 72 हिस्से में, मतलब बड़े हिस्से में भारतीय बाजारों को प्रभावित किया है। ठीक है, उसने प्रभावित किया है, लेकिन हमें जो सटीकता चाहिए वो विश्वव्यापी परिवर्तनों से प्रभावित हो रही है। हमें उसके किस में चाहिए, प्रमुखता। वो मेनली किस में पूछ रहा है कि किसके कारण भारतीय वित्तीय बाजार विश्वव्यापी परिवर्तनों से प्रभावित है, और विश्वव्यापी प्रभावित किससे है, विश्व अंतर संबंधों से और भारतीय वित्तीय बाजार के एकीकरण के कारण। आपको ऑप्शन सी इसमें लगाना है बिना किसी चिंता के। ग्रीस की घोर ऋण समस्या जो है वो पूरे विश्व की समस्या शायद ना हो, क्योंकि उसके कारण उतार चढ़ाव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो जो मैच करेगा वो ऑप्शन सी से कर रहा है। बढ़े हुए विश्व अंतर संबंधों के कारण ही भारतीय बाजार वित्तीय बाजार की स्थिति बिगड़ी है। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ आ गए आप। अब ये पूछ रहा है, परिच्छेद के अनुसार भारतीय वित्तीय तंत्र में पूर्ण वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की तनाव झेलने की जो क्षमता है, तनाव झेलने की क्षमता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय वित्तीय तंत्र इनमें से किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये वो पूछ रहा है। तो मैं आपको 26 का आंसर बताता हूँ। देखो यहाँ पे आओ, आपको देखो यहाँ देखो, वित्तीय तंत्रों में बैंकों का प्रभुत्व है। आप इस लाइन को पढ़ो, चूंकि भारतीय वित्तीय तंत्र में बैंकों का प्रभुत्व है। देखो यहाँ पर ऑप्शन डी आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा ऑप्शन डी। मैं शायद इधर जो है ये क्लिक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ बाकी के फीचर्स हैं। तो पर बैंकों का प्रभुत्व जो है, ऑप्शन डी के साथ आप जाएं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपको कंप्रिहेंशन में मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ, भारतीय वित्तीय तंत्र में बैंकों का प्रभुत्व है। तो आप ऑप्शन डी के साथ जाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर जब आप आएंगे, यहाँ आप 27 पर आ गए। ये पूछ रहा है कि जोखिम और तरलता के प्रबंधन को भविष्य में क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या फैसिलिटीज़ इंडिया को मिल सकती हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। तो और अधिक विश्वव्यापीकरण, हाँ भाई बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, विश्वव्यापीकरण ही तो हो रहा है। और हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा था, विश्वव्यापी परिवर्तन से ही तो हम परेशान हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़, वित्तीय तंत्र का और अधिक संगठन और विनियंत्रण, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। वित्तीय तंत्र और अधिक विविधीकरण, विविधीकरण हो रहा है तभी तो समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ऑप्शन 3 भी है। अर्थव्यवस्था में अधिक वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन की तो उसने बात ही नहीं करी, क्योंकि पहले से जो हमारे पास वित्तीय व्यवस्था है हम उसी को नहीं संभाल पा रहे। हम उसकी जो जोखिम और उसके तरलता का जो प्रबंधन है हम उसी को समस्या में लेकर पड़े हैं। और कंप्रिहेंशन वित्तीय समावेशन की बात नहीं कर रहा। तो ऑप्शन 4 जहाँ भी आपको दिखे उड़ा दो, और बाकी के 3 हमारे सही दिख रहे हैं। तो 1 2 सही है, 1 2 3 भी सही है। आप लोग ऑप्शन ए के साथ जाइए, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था आपका कंप्रिहेंशन नंबर 5, और ये आपका जो कंप्रिहेंशन होगा ये होगा कंप्रिहेंशन 6। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम कंप्रिहेंशन नंबर 6 पर बात करेंगे। हमेशा की तरह हम जो हमेशा करते आए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। 32 है, समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाते। मतलब समुद्र के तल में जो खनिज तेल जमाव है वो पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, उसके कारण हमें कंप्रिहेंशन से पता करने होंगे। ऑप्शन 33 है, अवसादी सेल तेल जमावों के निर्माण का कारण बनते हैं। क्यों कारण बनते हैं,
तो ये भी हम कंप्रीहेंशन से पता करेंगे। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, 2 सेकंड का मैं थोड़ा सा जो है पानी पी लूँ, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। परिच्छेद पर आप नज़र डालिए, उसे पढ़िए। चलिए परिच्छेद पढ़ेंगे। तो हम 6 नंबर पे हैं और 2013 का ये पेपर है सिविल सर्विसेज का, और यहाँ पर हम लोग इसके परिच्छेद पर चर्चा करेंगे। तो देखो, कच्चा तेल ज़मीन से एक तीखी गंध के साथ गाढ़े काले या भूरे तरल के रूप में बाहर आता है। ठीक है, ये हमारे किसी काम की लाइनें नहीं है। यहाँ तक इसने परिच्छेद के जो हमने पढ़े प्रश्न उनका कोई भी यहाँ तक कोई महत्व नहीं है। अब आगे देखो, अनेक विभिन्न पदार्थों का जिनके प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण हैं, जटिल मिश्रण है। कोई काम की लाइनें नहीं है दोनों में से अभी भी। यहाँ तक कुछ भी इसमें मैच नहीं हो रहा जो मैं लगा सकूँ। तो परिच्छेद आपको डाटा देगा, नज़र वहाँ जाए जहाँ डाटा काम का है। प्लीज़ नज़र रखिएगा, क्योंकि आपको कंप्रीहेंशन निकालना है, आपको सिविल सर्विसेज निकालना है, और आपको अच्छे नंबर इसमें उसके लिए लाने पड़ेंगे। ठीक है, उन पदार्थों में से अधिकांश विभिन्न अनुपातों में हाइड्रोजन कार्बन के संयोग हैं। हाइड्रोजन और कार्बन की देखो, ना तो यहाँ कहीं बात हुई इस क्वेश्चन में, ना यहाँ कहीं हो रही है। यहाँ तक आपका कंप्रीहेंशन बेकार है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, यहाँ तक जो कंप्रीहेंशन है सिर्फ डराने के लिए बनाया। आंसर मिलेगा यहाँ से यहाँ तक कहीं में, और हो सकता है ऊपर भी देखें, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ देखो कि ये कहाँ, यहाँ तक काम की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, इस प्रकार हाइड्रोजन दूसरे रूपों में, जैसे अलकतरा, राल जिसे बोलेंगे अलकतरा को, और डामर तथा प्राकृतिक गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। खनिज तेल समुद्र में रहने वाले लघु जीवों के मृत शरीरों तथा पौधों से उद्गमित होता है। लाखों वर्षों के दौरान समुद्र तल में मृत जीवों का विशाल ढेर जमा हो जाता है तथा समुद्री लहरें उन्हें बालूगाद के आच्छादनों से ढक देती है। कड़ा होने के साथ ही यह खनिज अवसादी शैलों में बदल जाता है और प्रभावी रूप से ऑक्सीजन को बाहर रोक देता है, जिससे तल में इकट्ठा समुद्री जमावों को पूर्ण अपघटन निरुद्ध हो जाता है। मतलब वो नहीं हो पाता जो उसका पूर्ण अपघटन होता है। अवसादी शैलों के परतें और मोटी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं। दबाव ऊष्मा उत्पन्न करता है तो लघु मृत शरीरों के कच्चे तेल में परिवर्तन कर देता है। ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो आज भी जारी है। अब फटाफट हम कंप्रेहेंशन देखेंगे। समुद्री तरंगों में निरंतर घुलते जाते हैं कौन, क्या? समुद्र तल के घनिज जो खनिज तेल हैं उनका जो जमाव है वो पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाता, क्योंकि वे समुद्री तरंगों से निरंतर धुलते रहते हैं। ऐसा कुछ इसमें नहीं बोला उसने कि जो तेल जमाव है वो पूर्णतः अपघटित इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पर तरंगे हैं। कहीं भी तरंगे मैंने तो नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी हो मुझे बताइए, कमेंट करिए अगर आपको कहीं दिख रहा है तो। शैल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से जो है वो उसको जो है रोक देता है। ठीक है, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण समाहित करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग है, इसमें बोला गया है। इस प्रकार के हाइड्रोजन दूसरे रूपों में, अब यहाँ पर लाइन चेंज हो रही है, हाइड्रोजन जो है वो दूसरे रूपों में अलकतरा, राल, डामर तथा प्राकृतिक गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। तो इसको भी ऑप्शन में रखिए। इसे देखो, लवणीय दशाओं में पड़े रहने वाले जीवों के मृत शरीर, वो कह रहा है तेल जमाव अपघटित क्यों नहीं हो रहा। तेल जमाव अपघटित इसलिए नहीं हो रहा, शैल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को इनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। देखो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर देखो खनिज अवसादी शैलों में बदल जाता है और प्रभावी रूप से ऑक्सीजन को बाहर रोक देता है, जिससे तल में इकट्ठा समुद्री जीवों को पूर्ण अपघटन नहीं हो पाता। तो जो पूर्ण अपघटित जो नहीं हो पा रहा था वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो रहा। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है और आप इसको जो है कैंसिल करेंगे। ऑप्शन बी के साथ जाइए, बिल्कुल सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अवसादी सेल तेल जमावों के निर्माण का कारण बनते हैं, क्यों बनते हैं? इसके नीचे कोई लवणीय दशाएं नहीं होती, ऐसा कहीं भी उसने नहीं बोला। ऑप्शन बी, ये नीचे जमा मृत जैव पदार्थों में कुछ घुली हुई ऑक्सीजन जाने देते हैं, ऐसा उसने जो है नहीं बोला है, क्योंकि ऑक्सीजन को उसने रोका ज़रूर था, लेकिन तेल जमावों का निर्माण का कारण बनते हैं वो बोल रहा है कुछ को, वो पूरा रोक रहा था उसको जो है। सी, उपरिशायी अवसादी परतों का भार ऊष्मा उत्पादित करता है। ये लाइन देखो यहाँ पड़ी है, उसका दाब ऊष्मा उत्पन्न करता है जो मृत शरीरों को कच्चे तेल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी आपको मैच खा रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। इसमें ऐसे पदार्थ हैं जो मृत जीवों को तेल में परिवर्तित करते हुए आवश्यक रासायनिक
प्रक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। ऐसी लाइनें इसमें जो है इसको जो है मैच नहीं कर रही, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता जो आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। खूब जांच करिए, खूब उसका डीएनए निकालिए कि ऑप्शन डी अगर मैंने बोल दिया गलत है तो क्यों गलत है। आप तय करिए कि ऑप्शन डी क्यों गलत है। इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो मृत जीवों के को तेल में परिवर्तित करते हुए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। ऐसा इसमें कहीं नहीं है, देखो परिच्छेद में, आप खुद देखो। और जो चीज़ वहाँ मैच हो रही है, वहाँ लाइन वो मिल रही है। मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन 33 जो है उसका सी क्यों सही है, क्योंकि वो हमारे परिच्छेद के साथ मैच करता है। तो ये था आपका कंप्रहेंशन नंबर 6। अब जो है वो है कंप्रहेंशन नंबर हमारा 7। तो अब हम जो बात करेंगे वो इसकी बात करेंगे, और इसके बाद इसमें जो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं यहाँ आप देख सकते हैं। देख हम गए 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद देखो 38 के बाद यहाँ पर आ जाओ 39 आपको कहाँ है मार्कर, ये आपका पेन यहाँ 37 क्वेश्चन नंबर यहाँ, 38 पीछे है, 39 ये मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है। 38 38 39 40 41 5 क्वेश्चन इस कंप्रहेंशन से हैं। तो देखो पहली चीज़ तो देखना, क्योंकि 5 क्वेश्चन हैं तो आपको समय तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर नज़र वहीं गई जहाँ हमें ज़रूरत है तो इस परिच्छेद को बहुत आसानी से हम जो है क्रैक कर पाएंगे, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जो भी उलझन कहीं पड़ेगी सुलझाएंगे, कोई बात नहीं है इसमें ऐसी। तो 28 29 37, उसके बाद 38, और उसके बाद 39 40 41, हम इनको भी जो है देखेंगे। 39 है, 40 है, 41 है, बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं कि साहब इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो सकता है। हमेशा की तरह मैंने पहले भी बोला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 37 फटाफट देखेंगे क्या कह रहा है। माफ़ी चाहता हूँ पीछे लगा हुआ है ये, वहाँ उसका स्पेस नहीं बना होगा, पर चलो ठीक है क्वेश्चन है। और परेशानी हो आप लोग टेलीग्राम से उसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। परिच्छेद के अनुसार कृषि कर्दम क्या है परिच्छेद में पता चलेगा। जलमार्गों में छोड़ने पर क्यों प्रतिबंध लगाना चाहिए, जलमार्गों में छोड़ने पर क्यों प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये 27 नंबर का क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रदूषक से उर्वरक, मतलब कोई प्रदूषक है उससे उर्वरक में परिवर्तन करने के प्रसंग में प्रदूषक क्या है और उर्वरक क्या है, ये हमें बताना है। प्रदूषक क्या है और उर्वरक क्या है। 38 नंबर 39 पे हमें क्या करना है, उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के प्रभाव क्या हैं, तो ये हमें बताना पड़ेगा। संवर्धनी सुपोषण से युक्त जलाशय की विशेषता क्या होती है, ये हमें बताना है। और उसके बाद परिच्छेद जो है 41, मूल विषय क्या है। इस परिच्छेद में जो मतलब जो क्रक्स होगा, जो किस बारे में बात करी गई होगी, तो वो चीज़ें हमें बतानी है। एक चीज़ मेरी यहाँ पर और समझना, अब तक आने वाला सबसे बड़ा परिच्छेद है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे हैं। 5 क्वेश्चन पूछे हैं, इसका मतलब ये है कि जो डाटा दे रखा होगा वो बहुत ज़्यादा, बेशक हमें दिखाई दे रहा बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ समझो, जब उसने 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो वो बहुत ही मतलब आसपास आपको दिखाई देंगे। 5 क्वेश्चन डरा ज़रूर देंगे आपको कि भाई 5 क्वेश्चन पूछ लिए कैसे इससे निकलेंगे। 5 क्वेश्चन का डाटा ज़्यादा होगा, लेकिन आपको आसानी भी होगी। इसका डीएनए करो पता चलेगा। देखो ये आपका क्वेश्चन है, विश्व के अनेक भागों में कानून कृषि कर्दम, जो कानून है वो कृषि कर्दम क्या हो, इसको इंग्लिश में बोल रहे होंगे ये स्लरी, आप भी इसको ध्यान रखेंगे, जलमार्गों में छोड़ने को तेजी से प्रतिबंधित कर रहा है। प्राय सबसे किफायती पद्धति पदार्थ को भूमि पर अर्ध ठोस खाद अथवा छिड़काव योग्य कर्दम स्लरी के रूप में वापस कर देना है। मतलब स्लरी क्या है, कृषि कर्दम मतलब जो कृषि से ही कुछ जो अपशिष्ट है उसको हम कैसे खत्म कर रहे थे, उसे हम खत्म कर रहे थे आधे ठोस के जो उसका हमने खाद बनाया, और छिड़काव योग्य कर्दम स्लरी के रूप में हमने पृथ्वी को ही उसको वापस कर दिया, भूमि को उसको वापस कर दिया। जो भी हमारे पास उसका जो कचरा था या जो भी कृषि कर्दम है
जो स्लरी हमारे पास बची है, हमने उसका निष्पादन जो भी हो रहा था, हम उसको ख़त्म कैसे कर रहे थे, पृथ्वी को ही उसे वापस कर रहे थे। किस तरीके से? अर्ध ठोस और छिड़काव के तरीके से उसको सड़ाकर गलाकर जैसे भी हम कर रहे थे, तो पृथ्वी को हम वापस कर रहे हैं। तो स्लरी जो है वो आप, मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। यह पर्यावरण में इसके गाढ़ापन को कम कर जो एक अधिक आदिम एवं धारणीय प्रकार की कृषि में हो सकता था। प्रदूषक को, जो प्रदूषक क्या है, जो प्रदूषण कर रहा है वो क्या है? प्रदूषक को उर्वरक में परिवर्तित करना है। उर्वरक वो जो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इनहेंस करेगा, उसकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। वो किसकी वजह से बढ़ेगी? उर्वरक की वजह से बढ़ेगी। मिट्टी के सूक्ष्म जीव गंदे पानी एवं कर्दम के जैविक संगठकों को अपघटित कर देता है। क्या बोल रहा है? मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं वो गंदे पानी एवं कर्दम के जैविक संगठकों को अपघटित कर देते हैं और इसे मिट्टी में बिल्कुल मिला देते हैं। पुनः अवशोषित किए जाने हेतु उपलब्ध हो जाता है। मतलब वो पूरी चीज़ जो थी, जो बचकर आई थी, वो क्या हुआ? मिट्टी में वापस मिल गई। कृषि वहित जल क्या होगा? मानव जलमल है के मध्य, वो भी इसमें शामिल है, के माध्यम से नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों आधार वाले पोषकों के अधिक निवेशक से अनेक लाभप्रद मित पोषणी झीलों, जिनमें निम्न पोषक सांद्रण, निम्न पादक उत्पादकता और अधिक जलीय खरपतवार एवं स्वच्छ जल विद्यमान होता है, को सुपोषी दशाओं में बदल दिया है। जहां उच्च पोषक निवेश से उच्च उत्प्लवक उत्पादकता परिणामित होती है। ब्रैकेट में पढ़ा है, जो लिखा हुआ है उसे भी पढ़ेंगे। तो लिखा निर्मात्री विषैली जनजातियों की प्रधानता के साथ, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि उसने भी इसको ब्रैकेट में दिया है। इससे जल गंदला हो जाता है, बड़े पादप विलुप्त हो जाते हैं तथा सबसे खराब स्थिति में अनोक्सिता होकर मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तथा कहते संबंधी सुपोषण है। इस प्रकार वन्य जीव मछलियों का संभारण, सेवाओं और मनोरंजन से संबंधित सांस्कृतिक सेवाओं समेत महत्वपूर्ण परितंत्र सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इससे जो है एनवायरनमेंट को हानि हो रही है। तो ये उसके लिए कि मछलियाँ किस तरीके से उससे जो है विलुप्त हो रही हैं, तो ये उसके लिए है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा, पकड़ेंगे उसे, पहले इसको पूरा करेंगे। संबंधित सुपोषण की प्रक्रिया समझी जा सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों का महासागर में नदियों के मुहाने के समीप विशाल जो मृत क्षेत्र होंगे, विशेषकर उनकी उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी एवं चीन में यांगसाई जैसे विशाल जल ग्रहण क्षेत्रों के अभाव पर हाल ही में ध्यान गया है। पोषक तत्वों में जल समृद्ध धाराओं, नदियों और झीलों के माध्यम से प्रभावित होता है, अंततः मुहानों, एस्चुरी एवं महासागर में पहुंचता है, जहां परितंत्र प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है। वस्तुतः 70,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र में सब, यह डाटा आपके काम नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें दे रखा है, पढ़ेंगे। सभी अकशेरुकी एवं मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अब संपूर्ण विश्व में 150 से अधिक समुद्री क्षेत्र कृषि वाहित उर्वरकों और बड़े नगरों में जलमल से, विशेषतः नाइट्रोजन से, शैवालपुंजों से अपघटित होने के परिणाम स्वरूप लगातार ऑक्सीजन से वंचित हो रहे हैं। महासागरीय मध्य क्षेत्र में औद्योगिक राष्ट्रों से विशेष रूप से तथा ये क्षेत्र प्राय उन देशों से लगे हुए हैं जो किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और अधिक उर्वरक के प्रयोग के लिए उनको कृषि हेतु आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करते हैं। मतलब समस्या देख रहे हो कहाँ है? महासागरीय मृत क्षेत्र औद्योगिक राष्ट्रों से विशेष रूप से, तथा ये क्षेत्र कौन से हैं? ये क्षेत्र वो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से लगे हुए हैं जो किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और अधिक उर्वरक के प्रयोग के लिए उनकी कृषि हेतु आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करते हैं। तो ये आपका परिच्छेद हो गया 7, और इसको जो है हम लोग डील करने वाले हैं कि इसमें क्या समस्या है। फटाफट आओ क्वेश्चन नंबर 38 पर, ठीक है। ये बोल रहा है कि प्रदूषक से उर्वरक और प्रसंग में प्रदूषक क्या है, मतलब दूषित करने वाली चीज़ जो है वो क्या है, और उर्वरक क्या है। तो इसको पढ़ो। कदम जो स्लरी है हमारी का अपघटित जैव तत्व प्रदूषक होता है। उसका जो स्लरी है उसका जैव तत्व जो है वो प्रदूषक होता है, और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है उर्वरक बनाते हैं। तो इसको ऑप्शन में डालेंगे, अभी रखेंगे। बी देखते हैं क्या कह रहा है। छोड़ा गया कृषिम कर्दम प्रदूषक है और मिट्टी में अपघटित कर्दम उर्वरक है। हम देखो इसी की तो बात कर रहे थे। वो कह रहा था यहाँ पर, क्या बोल रहा था
कि जो अर्ध ठोस की जो खाद्य की जो पद्धति है और जो छिड़काव की पद्धति है, उससे हम स्लरी को वापस कर देते हैं, किसको, भूमि को वापस कर देते हैं। तो ये बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठ रही है। छोड़ा गया जो कृषि कर्दम है, जो स्लरी है, वो क्या है, प्रदूषक ही तो है, जिसे हम मिट्टी में डाल के क्या कर रहे हैं, उर्वरक में परिवर्तित कर रहे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। एक बार ऑप्शन सी और डी देखो, छिड़का गया कर्दम जो है प्रदूषक है और जलमार्ग उर्वरक है, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, जलमार्ग की उसने कुछ ऐसा नहीं बोला। इस संदर्भ प्रयुक्त में कोई भी अभिव्यक्ति सही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है, लेकिन उससे पहले हमारा ऑप्शन बी निकल कर सामने आ चुका है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। सॉरी। अब हम आए ऑप्शन नंबर 39 पर। ठीक है, ये बोला परिच्छेद के अनुसार उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के प्रभाव क्या हैं। इस क्वेश्चन को हम वैसे भी, अगर आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ी है, तो हम इसका उत्तर वैसे भी दे सकते हैं। देखो, मिट्टी एवं जल में प्रदूषकों की वृद्धि हाँ होती है, भाई किसने मना किया, नहीं होती। मिट्टी में अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों का विनाश, अंधाधुंध प्रयोग से उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के प्रभाव क्या हैं। मिट्टी में अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों का विनाश, ये उसमें जो है नहीं होता, इससे विनाश नहीं होता। जलाशयों में पोषकों का संवर्धन होता है। और ऑप्शन 4 शैवाल पुंजों का बनना, तो ये भी जो है आपको इसका जो है सही आंसर देखने को मिलेगा, दो नहीं है, तो दो वाले तो आप कैंसिल करिए, क्योंकि दो बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है शैवाल पुंजों का बनना ना भी होता होगा, लेकिन कुछ मात्रा में बनते होंगे, क्योंकि ऑप्शन 4, ऑप्शन जो 2 है वो हमारा बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 2 कैंसिल करने के बाद जो 39 पर हमें बनता है, वो हमें 39 बी बनता है, बिल्कुल सही। एक तरीके से 2016-17 के आसपास से क्वेश्चन है, मैं आपको आगे चल के मैं कभी बताऊंगा। उसने क्या किया है कि मतलब ऑप्शन 2 अगर सही है ना, तो उसने ऑप्शन 2 भी दे दिया, और ऑप्शन 3 अगर सही है तो वो भी दे दिया, और उसी के साथ अगर 4 गलत है तो वो भी दे दिया। मतलब जो सही क्वेश्चन है वो उसने नज़दीकी ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करी, इस तरीके से ऑप्शन दिया कि जो सही है वो भी गलत में शामिल हो रहा था, और एक ऑप्शन ऐसा दिया जो कि मतलब सही है। एक ऐसी कंडीशन बनी थी जब मैं इसको जो है स्टडी कर रहा था इसकी, तो जब भी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं उसको आपको बताऊंगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 पे तुरंत देखेंगे, इसमें क्या है, संवर्धनी सुपोषण से युक्त जलाशय की विशेषता और विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं या विशेषता है वो क्या है। संवर्धनी सुपोषण, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की हानि, क्या ये कोई इसका जो ऑप्शन है वो हो सकता है। संवर्धनी सुपोषण क्या है, संवर्धनी सुपोषण से युक्त जलाशय की विशेषता क्या होती है। भाई पारिस्थितिकी तंत्र की हानि इसमें हो सकती है, चलो ऑप्शन में डालो देखते हैं। वनस्पति और प्राणी जात की हानि। नंबर 3 खनिज पोषकों की हानि, खनिज पोषकों की हानि तो इसमें देखो नहीं होगी, ऑप्शन 3 को काटो, आपका बचा 1 और 2, तो इसमें जो ऑप्शन क्या बनेगा, वो ऑप्शन बनेगा आपका बी, 1 और 2। संवर्धनी सुपोषण से युक्त जलाशय की विशेषता ये है कि उसकी पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की जो हानि है वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। और वो बोल रहा है ऑप्शन बी, जो 2 विकल्प है, वनस्पति और प्राणी जात की हानि, तो ये दो चीज़ें आपको इसमें शामिल करने को देखने को जो है मिलेगी। तो आपका ऑप्शन 3 तो गलत है, क्योंकि खनिज पोषकों की हानि नहीं होती है संवर्धनी सुपोषण में, उसकी हानि नहीं होती, क्योंकि सुपोषण मतलब जो इंक्रीज करेगा पोषण को, तो 3 तो वैसे ही नहीं। और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की हानि इसमें बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, एक वो चीज़ मतलब प्योरिटी की तरफ जाती है। प्राणी जात की हानि बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, आप लोग 40 के साथ जो क्वेश्चन है बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है इसका। 41 पर जब आप आएंगे इसको देखेंगे, मूल विषय क्या है, पर्यावरण की संरक्षा के लिए समुचित विधि निर्माण अनिवार्य है। क्या ऐसी विधि निर्माण की कोई बात मुझे नहीं लगता इसमें कही गई है। और आधुनिक कृषि पर्यावरण के विनाश के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। कृषि में अनुचित अपशिष्ट निस्तारण जलीय परितंत्र को विनष्ट कर सकता है, इसको ऑप्शन में रखेंगे। चलो, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अवांछनीय है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो
इस तरीके से हमने इसको देखा। ओ 37, 38 हो गए, 37 रह गया। इसको देखो, परिक्षेद में हमारा जो पॉइंट है उसको ये मार्कर देखेंगे। एक मिनट, यहाँ आ गए हम। तो ये है 37। तो ये पूछ रहा है कृषि कर्दम को, जो हमारी स्लरी है, जलमार्गों में छोड़ने पर क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्यों प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस प्रकार से पोषकों की हानि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी पद्धति नहीं है। क्या ये कोई विकल्प इसका हो सकता है। ये बोल रहा है कि जो हमारी स्लरी है उसको जलमार्गों में अगर छोड़ें, तो अगर छोड़ने पर अगर प्रतिबंध हो तो क्यों होना चाहिए। तो इस प्रकार से पोषकों की हानि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी पद्धति नहीं है। जलमार्गों में वे सूक्ष्म जीव नहीं होते जो कृषि कर्दम के जैव तत्वों को विघटित कर सकते हैं। जलमार्गों में कर्दम छोड़ने से उनके सुपोषण में वृद्धि हो सकती है। तो देखो ऑप्शन बी, ये बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव नहीं होते, कुछ मात्रा में तो होते होंगे यार, ऐसी बात तो हो नहीं सकती कि बिल्कुल ना हो। ऑप्शन 2 को आप तुरंत काटिए। और इस प्रकार से पोषकों की हानि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी पद्धति नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। जलाशयों में कर्दम छोड़ने से उनके सुपोषण में वृद्धि हो सकती है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जलाशयों में कर्दम अगर छोड़ा जाए तो उनके सुपोषण में वृद्धि हो सकती है। तो हो तो कुछ भी सकता है, अगर वो बोल रहा है वृद्धि हो सकती है तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ परसेंटेज है। क्या वृद्धि हो सकती है, हाँ तो भाई हो तो कुछ भी सकता है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ, जो कि बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन का जो 37 का 1 दे रखा है, इस प्रकार से सुपोषण की पोषकों की हानि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी पद्धति नहीं है, तो वो भी बात बिल्कुल आपकी सही है कि हाँ वो उसमें ठीक नहीं। 37 का आपने ये देखा, और ये 37 फिर से है, इसको इग्नोर करो क्योंकि यहाँ पर कर दिया इसको सॉल्व। तो अब हम परिक्षेद 2 पर बात करेंगे, जो कि यहाँ पर सॉरी, ये आपका जो है लगभग 42 है, जो कि लगभग ये हमारा कौन सा हो गया 7, ये हमारा है 8 नंबर पर हम लोग आ गए हैं इसको सॉल्व करते करते। हमेशा की तरह मैं बोलूँगा आप परिच्छेद को पढ़ें। तो शुरू करो। कौन सा मनुष्य के दुखों का कारण के रूप में सर्वाधिक संभावित सत्य है कि मनुष्य का जो दुख है उसका क्या कारण हो सकता है। परिच्छेद 43, क्या इसके बाद भी कोई ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके बाद। 43 है, परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं। भाई क्या धारणाएं हैं, परिच्छेद के बाद ही पता चलेगा। चलो, विश्व के दुखों को केवल भौतिक सहायता द्वारा मिटाया नहीं जा सकता जब तक कि मनुष्य का स्वभाव न बदले। उसकी भौतिक आवश्यकताएं सदैव बढ़ती रहेंगी और दुखों को सदा अनुभव किया जाता रहेगा। उसकी भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा उन्हें पूर्णतः दूर नहीं कर सकेगी। समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि मानव जाति को विशुद्ध बनाया जाए। अज्ञानता बुराई की जननी है और उन सभी दुखों को की भी जिन्हें हम देखते हैं। अज्ञानता बुराई की जननी है, इसे थोड़ा सा स्मरण रखिएगा। मनुष्य को प्रकाश मिले, वे विशुद्ध और आत्मिक रूप से सशक्त एवं शिक्षित हो, केवल तभी दुनिया में दुख कम होंगे। इस लाइन को भी ध्यान रखेंगे। हम देश के प्रत्येक घर को धर्मार्थ शरण स्थल बदल सकते हैं, हम धरती को अस्पतालों से भर सकते हैं, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तन नहीं होगा मानवीय दुख अनवरत बने रहेंगे। तो ये आपका कंप्रेंशन हो गया। अब हम इसके जो है ऑप्शंस पर बात करेंगे, ठीक है। समाज में व्याप्त बुराई, आर्थिक और सामाजिक दशाएं, दुखों का कारण क्या है। तो ये जो है समाज में व्याप्त बुरी आर्थिक और सामाजिक दशाएं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो आर्थिक दशाओं का ऐसा कोई वर्णन नहीं किया विशेष रूप से, हालांकि भौतिक आवश्यकताएं प्रभावित कर रही हैं, लेकिन सामाजिक दशाएं और बुरी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी कही जाए तो वो नहीं है। मनुष्य का अपना चरित्र परिवर्तन करने से इनकार, क्या ये बात हो सकती है। देखो यहाँ पर आओ, जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित ना होगा मानवीय दुख अनवरत रहेंगे। तो शायद चरित्र की बात ये हो सकती है, इसको ऑप्शन में रखेंगे। समाज से भौतिक और सांसारिक सहायता की अनुपस्थिति, सांसारिक सहायता की अनुपस्थिति, चलो मान लो उपस्थित करा भी दिया जाए
तो वो बोल रहा है कि अज्ञानता तो बुराई की जननी है ना, अज्ञानता बुराई की जननी है, तो अज्ञानता तो बनी रहेगी ना। सांसारिक सहायता चलो दिला दी, लेकिन ये भी ऑप्शन इसका नहीं बनेगा। ऑप्शन डी देखो, परिवर्तनशील सामाजिक संरचना के कारण अनवरत बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताएं बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा। मनुष्य का अपना चरित्र अगर वो गुंजाइश रखता है, अगर वो परिवर्तन करने की क्षमता रखता है अपने चरित्र को, तो व्यक्ति जो है अपने दुखों से लड़ सकता है, उसे जीत सकता है। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ जाएं, बिल्कुल सही। 43 में हम लोग देखेंगे क्या धारणा बनी है। लेखक मानवीय दुखों के उन्मूलन में भौतिक और सांसारिक सहायता को प्राथमिक महत्व देता है। क्या लेखक ने ऐसा कहा है? तो वो बोल रहा है कि हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की भौतिक और सांसारिक सहायता को अगर बढ़ा मतलब सहायता कर भी दी जाए तो वो बढ़ती चली जाती है। तो ये ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ उसने बोला भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा उन्हें पूर्णतः दूर नहीं कर सकती, अगर वो दिला भी दे तो ऑप्शन ए तो है ही नहीं। फिर धर्मार्थ, आवास, अस्पताल इत्यादि दुखों का एक बड़ी सीमा तक दूर कर सकते हैं। वो कह रहा है कि हमारे देश के प्रत्येक घर को धर्मार्थ स्थल में बदल दें, धरती को अस्पतालों से भर दें, लेकिन जब तक चरित्र परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम उसका कोई भी जो निदान है वो नहीं कर सकते। कितने भी अस्पताल बना लें, कितने भी हॉस्पिटल्स हम लोग खोल लें, धर्मार्थ आवास बना लें, वो समस्या दूर नहीं हो सकती। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो 43 के साथ आप जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या है। उसके बाद आपको 58 देखने को मिलेगा, परिच्छेद 58। उसके बाद भी कुछ है, 58 तक है इसको। चलो इसको कंप्लीट करेंगे आज, उसके बाद ही हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। तो परिच्छेद जो है आपका ये है 9। क्वेश्चन नंबर 58, 59, कोई टेंशन नहीं है। इस परिच्छेद का केंद्र बिंदु क्या है, वो क्रक्स पूछ रहा है, जो कि मैंने जो टेबल बताई थी वहाँ भी इसका जिक्र है। तो इसको हम लोग जानेंगे। यहाँ जाओ। वनाच्छादित भू प्रदेशों तथा गलियारों का सतात्य बनाए रखने का क्या प्रयोजन है? दोनों ही जो प्रश्न हैं हमारे परिच्छेद से निकलेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, अब हम लोग परिच्छेद पर आ रहे हैं और चर्चा करेंगे। सदी के आखिरी 25 वर्षों के दौरान किए गए पारिस्थितिक अनुसंधानों में खनन, राजमार्ग निर्माण और वन प्रदेशों में की जाने वाली ऐसी अन्य अंतर्वेदी गतिविधियों के कारण हुए आवास खंडन के हानिकारक प्रभावों को सिद्ध किया है, ठीक है। जब जंगलों का एक बड़ा खंड और छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है तो इन सभी टुकड़ों को कोर मानवीय क्रियाकलापों के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है। विखंडित जब होगा छोटे टुकड़ों में तो क्या होगा, जो कोर सेक्टर है वो मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसका परिणाम क्या होगा, संपूर्ण वन प्रदेश का अपकर्ष होगा। वन आच्छादित भूप्रदेश और गलियारों का जो सतात्य है वो भंग होता जाएगा। वन्य जीव की जो बहुत सारी जातियां उसमें होंगी वो विलोपित हो जाएंगी। इस प्रकार जैव विविधता संरक्षण को सबसे गंभीर खतरा आवास खंडन से भी माना जाता है। खनन कंपनियों को वन भूमि का तदर्थ अनुदान, साथ ही निरंकुश गैर कानूनी खनन इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है परिच्छेद को पढ़ा, अब हम उत्तर देंगे। तो उत्तर को देखा जाए, वो कह रहा है केंद्र बिंदु क्या है। वो कह रहा है देखो, वनों और गैर कानूनी खनन पर वो बात नहीं कर रहा, केवल इसी मुद्दे पर उसने बात नहीं करी। वन्य जीवन का विलोपन हुआ, ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर भी बात पूरी तरीके से जो है सटीक नहीं बैठती। प्रकृति का संरक्षण, हाँ बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन डी सेव है हमारे पास। आवास का विखंडन, तो हाँ आवास का विखंडन हुआ। प्रकृति का संरक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन वो केंद्र बिंदु बोल रहा है कि बहुत सारी जातियां जो हैं वो क्या हो रही हैं, उनका सतात्य क्या हो रहा है, वो भंग हो रहा है। और गलियारों का और जो वनाच्छादित भू प्रदेश हैं तो उनका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो प्रकृति का संरक्षण कम, हम आवास का जो विघटन है उस ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर, जब भी वो क्या बोल रहा है कि कोर सेक्टर अगर प्रभावित होगा तो उसका जो मानवीय क्रियाकलाप के संपर्क में जब आता है तो वो खुद बोल रहा है इसका परिणाम होता है संपूर्ण वन प्रदेश का अपकर्ष। तो हमें, ठीक है, संपूर्ण वन प्रदेश को हमें बचाना है। वन आच्छादित भू प्रदेशों, गलियारों का जो सतात्य है वो उसमें जो है क्या है, भंग हो जाता है।
तो हमें क्या करना है कि इसमें आवास का जो विघटन है उसको बचाना है। इसने शुरुआत से आवास खंडन के लिए जो है आवाज़ उठा रखी है। परिक्षेद में गतिविधि के कारण आवास खंडन के हानिकारक प्रभावों को सिद्ध किया है। कैसे सिद्ध किया है वो आगे हम लोगों ने परिक्षेद में पढ़ा। तो बहुत से लोग कहेंगे सर प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो आवास का संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि जो लेखक कह रहा है हमारा मानना सही नहीं है। हम लोग तो कुछ भी मान रहे हैं, चलो मैं तो कह रहा हूँ वन्य जीवन का विलोपन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है परीक्षित में, तो क्या मैं उसको ऑप्शन लगा दूँ? नहीं, आवास का विखंडन ऑप्शन डी है, इसलिए आपको वही फॉलो करना चाहिए, वही लगेगा। तो आप लोग इसका आंसर जो लगाएंगे वो ऑप्शन डी लगाएंगे, आवास का विघटन। 59 में वन आच्छादित भूप्रदेशों तथा गलियारों का सातत्य बनाए रखने का क्या प्रयोजन है? सातत्य क्यों बनाए रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण, खनिजों का प्रबंधन, बिल्कुल नहीं, खनिज का प्रबंधन हमें उसमें नहीं करना, तो ऑप्शन 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 2 कैंसिल हुआ तो ऑप्शन ए आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा, ऑप्शन ए आप लगाएं। और मानवीय क्रियाकलापों के लिए वन भूमि का अनुदान, किसी कीमत पे वन भूमि का अनुदान मानवीय क्रियाकलापों के लिए नहीं है, क्योंकि कोर सेक्टर को हम लोग पहले ही प्रभावित कर रहे हैं, तो ये थर्ड तो है ही नहीं फिर, तो मैं पहले ही काट चुका हूँ। आप लोग ऑप्शन ए के साथ जाइए जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आज हमारा ये कंप्रहेंशन का सेशन था दोस्तों। 2013 का ये कंप्रहेंशन मैंने पूरा कराया आपको। मैं चाहता हूँ आप इसके डीएनए तक पहुँचें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग जो है अगर कंप्रहेंशन के भरोसे भी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसके भरोसे जाएं, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा सेक्टर, एक बहुत बड़ा पार्ट इससे पूछा जा रहा है कि आपको 28 क्वेश्चन भी अगर करने 80 में से, तो आप, मैं चाहता हूँ बहुत ही हलवा चीज़ है, मतलब आपको जो है बड़ी ही आसानी से इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। कोई ख़ास उसमें परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा भी आप एफर्ट डालेंगे, आप जो है उसको आराम से क्रैक कर पाएंगे। बाकी की चीज़ें आप तैयार करिए, बिल्कुल करिए, मैं आपके साथ हूँ। और आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।